इफ़ यू आर एबल टू रिप्रोड्यूस योर आइडियाज़ ऑन द क्वेश्चन, तो दैट इट वोंट मैटर अगर आपने स्कीमेटिक्स में भी किया या फिर कुछ भी किया, बट मिनिमम स्कीमेटिक्स रखिए, थोड़ा सा डायग्राम्स रखिए और अपनी हैंड राइटिंग ज़रूर साफ रखिए, बिकॉज डोंट मेक इट डिफिकल्ट फॉर द एग्जामिनर सो दैट ही इज़ नॉट एबल टू रीड योर आंसर कॉपी. तो प्लीज़ डोंट फ्रस्ट्रेट हिम, वो भी मैं ज़रूर कहूँगा. आई वुड से कि लिंकिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, पर लेकिन आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी होना पड़ेगा. कीप योर सोर्सेज वेरी लिमिटेड और रिवाइज़ करिए जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं. अगर आप सोर्सेज डाइवर्सिफाई कर पाएंगे, आपका टाइम खुद ही नहीं होगा कि आप मैं रिवाइज़ कैसे करूँ. तो कीप योर सोर्सेज लिमिटेड और जितना पॉसिबल आपसे हो सके उसको रिवाइज करिए. सबसे टॉप पे अगर आप कुछ भी स्टार्ट कर रहे हैं, PYQ उसको डेफिनेटली पढ़ते रहिए. जितने पीछे तक आप जा सकते हो उतने पीछे तक जाइए, उसमें कोई इशू नहीं है. PYQ तो ज़रूर है, मतलब मस्ट है. तो अगर आप अपना पर्सपेक्टिव कहीं से भी ऐड कर सकते हैं कि आई बिलीव कि ये एक दो चीज़ें हैं जो इस इशू के पीछे हैं, तो दैट विल ऐड वैल्यू टू योर आंसर्स. तो अगेन मैं यही कहूँगा कि डोंट गो फॉर थिंकर्स ऑलवेज. 1 2 3 थिंकर्स दैट यू कैन रिमेंबर ऑन दैट डे, दैट विल सफाइस. So today we have Mr. Akash Garg, rank 5, UPSC CSC 2024, right? Akash belongs to Delhi. He has been raised up in Delhi and he has done his entire schooling and graduation as well from Delhi. He did his bachelor's in computer science engineering from IP University, post which he started preparing for UPSC. His optional has been sociology. This was his second attempt, and in this attempt, he got 1032 marks. Right? So, a very good marks. Can we please have an applaud for that? Right? Okay. Of these 1032, he scored 831 in mains and 201 in interview. A huge round of applause for Mr. Akash. So we have him here. We will discuss the whole preparation and his journey in detail, right? And from you students, we will also take your doubts. Whatever doubt you have for him, you can ask. So we will go segment by segments. And if you have doubts related to prelims, mains, or something like that, you can raise your hands and we will bring mic to you and you can ask your doubt then. Okay. So shall we start? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So before we start, जब PDF में नाम देगा कैसा लगा? Only PDF. Wholly PDF. Yes. What was the moment? What was going on in your mind before you saw the result, and what was the first reaction that came out of you when you saw your name in that PDF? सर इनिशियल आई वाज थिंकिंग कि बस किसी तरह लिस्ट में अटक जाऊँ आज. तो वो था मेन. तो बट मेरी PDF भी नहीं खुल रही थी, वेबसाइट डाउन थी सबकी. तो आई गॉट अ कॉल. वो कह रहे कि तुम्हारा रोल नंबर किससे ख़त्म होता है. आई वाज लाइक 6. कह रहे तुम्हारी AIR 5 आई है. पहले तो मुझे लगा मजाक कर रहे हैं सब मेरे साथ. तो फिर बाद में मेरी PDF खुली, मैंने कहा हाँ आई तो है. तो उसके बाद कुछ समझ तो आया नहीं. घर पे मतलब मोरली मेरी मदर थी, उनसे बात हुई मेरी, तो बहुत खुश थे. फिर 2-3 मिनट तो ये लगे कि हुआ क्या है. पहले तो ये समझ में आया कि और फिर धीरे धीरे कॉल्स आनी शुरू हुई. फिर मतलब फ्रेंड्स के साथ मैंने मतलब 2-3 मेरे फ्रेंड्स थे, वी वर प्रिपेयरिंग टुगेदर, उनसे बात करी. तो फिर सिंक इन होना धीरे धीरे स्टार्ट हुआ कि हाँ हो गया है, मतलब लिस्ट में नाम तो है और मतलब रैंक भी फिर अच्छी थी. मतलब इतनी अच्छी रैंक तो कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी कि सिंगल डिजिट में रैंक आ जाएगी. तो दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट मतलब शॉक था एक मेरे लिए कि कुछ हो गया मतलब. No, but well deserved. So, like, when did you start about, like, when did you thought about the first time? कि, okay, I will go for civil service now. So, when that thought came in your mind? सर यूजुअली मेरा फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, टुवर्ड्स द एंड ऑफ माई ग्रेजुएशन. सो आई वॉज गोइंग फॉर कैंपस प्लेसमेंट्स. आई हैड गुड ऑफर्स, बट मोस्टली माई फादर यूज टू से दैट give it a chance at least once. So that was one of the motivating factor that first I thought about giving civil services. And then eventually when I started studying, तो interest develop होना शुरू हो गया. तो then I thought कि that I can pursue it. And I was very clear in my mind कि if I was not able to make to the list this year, then 2025 attempt would be my last attempt. So that I had very much clarity in my mind कि मैं इतना ही time दूंगा and then I will move on. तो
that was one of the major motivation that I had, my parents, my family, and once I got into the preparation, तो धीरे धीरे फिर वो बनने लग गया सब. तो वो प्रिपरेशन का ही मोटिवेशन बन हाँ, गया. yes sir. Akash, I want to ask something here. Like we were talking about, a lot of your graduation was during COVID. Do you think you had a little bit more time to think about other things? What do you think that is something which helped? Yes ma'am, मतलब almost 2 years of my graduation they were in COVID years only. Yeah. So at that time मतलब कुछ करने के लिए भी नहीं था. तो I had some of my colleagues they were preparing for civil services at that time also. So I was in contact with them. तो उनमें से एक ने मेरे को लक्ष्मीकांत भी दिखाई थी एक बारी. तो मैंने कहा यार ये तुम क्या पढ़ते रहते हो पूरा दिन. तो फिर बाद में धीरे धीरे फिर मतलब मैंने भी पढ़ा, और सोशियोलॉजी थोड़ा सा मैं पहले से पढ़ता आया था, तो मेरा उसमें बैकग्राउंड था. तो फिर एक वो भी था, एक मैं कहूँगा कि एक फैक्टर था कि कोविड-19 के टाइम पे व्हेन यू हैव माइंड स्पेस, तो आप एक्सप्लोर कर पाते हो कि अब मेरे को क्या करना है, एंड यू गेट टू डू न्यू थिंग्स. तो वो भी एक फैक्टर ज़रूर रहा मैम. I think this is one thing which is very interesting. I've been talking to him for quite some time now in the faculty room also, and he said कि कुछ और करने का था नहीं तो पढ़ाई कर ली, कुछ और करने का था नहीं तो पढ़ाई करता था. Now also he said that कुछ और नहीं था पढ़ाई कर ली. I think this is something so amazing. We actually feel that पढ़ाई should be the last thing for anybody who has time, but he's like willingly saying कुछ नहीं था पढ़ाई करने. That's amazing. You deserve to be rank 5. थैंक यू मैम, थैंक यू. एंड लाइक सो वंस यू थॉट अबाउट कि अभी मेरे को सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करनी है, सो एंड दिस इज योर सेकेंड अटेम्प्ट, राइट? सो ब्रॉडली 2-3 years you have given to it. So like trail us to the journey. Like what did you do in your first year, and what were the challenges you faced, and how did you overcome them? सर मोस्टली जुलाई 2022 से मैं फुल फ्लेजेडली स्टार्ट कर दी थी प्रिपरेशन. तो पहले फाउंडेशन बैच चला, अप्रॉक्सीमेटली 15 months तक तो फाउंडेशन ही चलता रहा. तो February 2024 तक आई वॉज टेकिंग क्लासेस ऑप्शनल एंड एवरीथिंग. फिर उसके बाद ही मतलब 2-3 months थे मेरे पास, तब फिर प्रीलिम्स का टाइम आ गया. तो मोस्टली उस टाइम पे तो मैं प्रीलिम्स फोकस्ड ही था. बट दैट टाइम मतलब जब फाउंडेशन चल रहा था उसके साथ साथ मतलब टेस्ट वगैरह रेगुलर था मैं उनमें. तो उससे ये तो था कि कॉन्फिडेंस तो बन रहा था धीरे धीरे कि तैयारी ठीक जा रही है. आई वॉज गेटिंग गुड इनफ मार्क्स, और इतना कॉन्फिडेंस था, और मतलब पीयर ग्रुप भी था हमारा, सब साथ में पढ़ते थे. तो धीरे धीरे फिर वो हुआ, और फिर प्रीलिम्स क्लियर हुआ. मेंस के लिए एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड नहीं था, मैं ये कहूँ तो मतलब मेरा ऑप्शनल क्लियर था. मैंने हर बार वो जो सब्जेक्ट्स हैं मेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट वो मैंने एक बार ही पढ़ लिए थे सब. बट मैंने ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मैंने कर ली हो, या फिर मैंने बहुत ज़्यादा रिवाइज़ कर लिया हो कि मैं मेंस रेडी हूँ बिल्कुल. तो वो 3 महीने फिर जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आया तो काफ़ी फोकस स्टडी उस टाइम पे करी, क्योंकि मेंस के लिए नॉट वेरी वेल प्रिपेयर्ड. फिर जो 2-3 महीने का गैप था उस टाइम तो कुछ किया नहीं जब तक मेंस दिया, और जब तक मेंस का रिजल्ट आया बहुत कम पढ़ाई होती थी उस टाइम पे, तो वैसे भी रहता ही है. और फिर जब मेंस का रिजल्ट आ गया फिर तो था कि इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करनी है. और फॉर्चुनेटली मेरा इंटरव्यू भी बहुत लेट था, 3 अप्रैल को इंटरव्यू हुआ मेरा. तो आई हैड इनफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर माई इंटरव्यू एज वेल. तो ऐसे चला, मतलब ब्रॉडली तो मैं यही कहूँगा कि ये फेजेस रहे प्रिपरेशन के. Okay, I want to simplify this whole thing one more time. Before your first attempt, how many months were you into formal preparation? मैम अबाउट 7 to 8 months. 7 to 8 months पहले किया, but you thought कि चलो अभी फिर तो उसमें you must have not studied everything also, right? Yes, by ma'am. that time. Definitely. Okay, so that was then an expected result for you. After that, then you were like that. You gave the prelims, and I think after that you must have started your formal preparation into everything, है ना? Yes ma'am. Yes, ma'am. And then 1 year prelims, mains. So and then yes, Interview. finally interview. Okay. So like those who prepare and those who also join coaching center, they have this issue of कि बहुत सारी क्लासेस हैं, बहुत सारा कंटेंट है, कैसे मैनेज करें, टाइम कैसे मैनेज करें. सबसे इम्पॉर्टेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड विच आई थिंक लॉट ऑफ स्टूडेंट हैव इन देयर माइंड इज हाउ शुड दे मैनेज देयर टाइम. सर मैं मतलब मॉर्निंग पर्सन रहा हूँ हमेशा से. तो मैं चाहता था कि मेरा जो बाहर का काम है जितना कि मेरे को घर से बाहर जाना है, मतलब कुछ भी करना है, वो मैं जल्दी से जल्दी अपना फ्री कर लूँ. मेरा बैच भी सुबह 8 बजे का होता था, तो 8 to 10:30 11 मेरी क्लासेस होती थी. उसके बाद आई यूज्ड टू बी फ्री फॉर 2-3 hours. फिर मेरी ऑप्शनल की क्लास होती थी. तो जिस टाइम पे ऑप्शनल की क्लासेस चलती थी उस टाइम तो बहुत कम टाइम मिलता था सेल्फ स्टडी के लिए. तो मेरा तो उस टाइम पे तो मेन गोल यही रहता था कि क्लास कर ली,
अपने न्यूज़पेपर ज़रूर मैं डेली पढ़ता था ऑलमोस्ट, मतलब 1 महीने के बाद मेरी आदत हो गई थी कि न्यूज़पेपर शुरुआत ही मेरे दिन की न्यूज़पेपर से होती थी। तो न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ना है, क्लास ज़रूर अटेंड करनी है और एक बारी क्लास को रिवाइज ज़रूर करना है। तो ये 3 चीज़ें तो मेरा डेली शेड्यूल, जब मेरी क्लासेस चल रही थी उस टाइम पे ये रहता था। और जब क्लासेस ख़त्म हो गई फिर मैंने थोड़ा सा अपना शेड्यूल चेंज किया कि मॉर्निंग में फिर मैं अपना दिन डिवाइड कर देता था। और मैं ऐसा बंदा हूँ कि मैं पढ़ता था सुबह, आई यूज़ टू स्टडी कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ और बाय इवनिंग मैं सबको छोड़ देता था कि रात को अब आज का हो गया। आई हैड माई डेली टारगेट्स कि आज ये करना है, इतना मेरे को न्यूज़पेपर करना है, इतना स्टैटिक पोर्शन है, ये करंट अफेयर्स पढ़ना है, ये सब हो गया। और जैसे ही वो ख़त्म होता था 4, 5, 6 बजे जब भी, उसके बाद मैं कुछ नहीं करता था। तो ये नहीं है कि मैं पूरा दिन पढ़ता ही रहता था और मतलब मैं कुछ नहीं करता, किसी से मिलता नहीं, वो मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं था, वो मेरे लिए फिजिबल भी नहीं था, मैं कर भी नहीं पाता वो, मैं बहुत जल्दी बर्नआउट हो जाता हूँ। तो वही है कि इसमें बस एक चीज़ है कि टाइम मैनेज करने के लिए आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। इफ़ यू स्टडी 2 days और फिर 2 दिन आप गायब हो गए कि नहीं करा कुछ भी, तो वो 2 दिन का बैकलॉग तो आपका पाइलअप हो ही जाएगा और फिर जो आप 2 दिन जो आपको पढ़ने थे वो भी आपको साथ में कवर करना पड़ेगा। तो वो धीरे धीरे वो इतना फिर बर्डन हो जाता है कि वो क्लियर करने से अच्छा लगता है कि यार अब अगला अटेम्प्ट देंगे, ये वाला तो नहीं होगा। तो ये मेरे साथ हुआ भी है एक बार, मतलब वीकली छुट्टी पे चला गया, पूरे वीक का इतना बड़ा पाइलअप हो गया कि उसको ख़त्म करने में 15 दिन लग गए। तो वो अगर आप कंसिस्टेंट है ना तो फिर वो टाइम मैनेज अपने आप होना शुरू हो जाता है फिर। लाइक इनिशियल फेजेस में ये इंपॉर्टेंट है कि आप पाइल अप मत होने दो। हाँ डेफिनेटली, अगर आप क्लासेस ले रहे हैं और अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज़ मतलब अपना पाइलअप मत होने दीजिए। मतलब एटलीस्ट ये तो मेरा ये तो था ही कि मैं मिनिमम क्लास ज़रूर लूँगा, क्योंकि 2.5 आवर्स की क्लास है। इफ़ यू इवन सी इट एट 1.5x और 2x तो उसमें भी आपको टाइम लगेगा, अच्छा खासा 3-4 आवर्स लगेंगे। और आपको ये भी देखना है कि डेली आपकी 5 आवर्स की रेगुलर क्लास भी है, तो 9 आवर्स तो आपके ऐसे ही हो गए इफ़ यू मिस ओनली इवन फॉर 1 डे। तो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग कि पाइलअप मत होने दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मैं तैयारी कर रहा हूँ डेली तो वो अपने आप हो जाएगा। अगर आपकी क्लासेस जब खत्म होगी यू विल बी इन अ वेरी गुड पोजीशन कि मैंने ये सब पढ़ रखा है, जस्ट हैव टू रिवाइज इट। Actually, yes, this is something I think everybody needs to learn. And we always talk about this in the classes also कि एक minimum target ज़रूर होना चाहिए कि हाँ this is what I must do, right? The problem with a lot of aspirants, especially in the beginning, is बहुत ambitious target बनाता है कि ये भी करना है, ये भी करना है, right? But he's pointed this out so well कि आप जो क्लास कर रहे हो उसको क्लास करो, revise that and the newspaper. So Akash, I want you to tell a little bit more about the newspaper. A lot of people keep coming with these questions, newspaper पढ़ना है या नहीं, video देख लें, ये notes पढ़ लें, right? So what do you think about the newspaper? मैम इनिशियली मतलब न्यूज़पेपर जब मैं भी पढ़ता था बहुत टाइम मेरे को लगता था, ऑलमोस्ट 2 आवर्स मेरे चले जाते थे सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ने में। तो टुवर्ड्स द एंड क्या हुआ कि व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज दैट थीम्स रिपीट होने लग जाते हैं आफ्टर अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जब आप प्रिपरेशन में काफ़ी टाइम तक होते हैं तो आपको कुछ भी एलियन नहीं लगता, कुछ नया गवर्नमेंट हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती है, दे विल बी न्यू करंट अफेयर्स वो पर, लेकिन अगर आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है देन यू कैन ईजिली ग्रास्प देम। तो एक टाइम पे तो मेरे साथ ऐसा हो गया था कि दैट आई वाज एबल टू कंप्लीट इंडियन एक्सप्रेस इन 45 to 1 hour, 45 minutes to 1 hour। और मेरा फोकस मेनली रहता था कि मैं मैगजीन्स भी फॉलो करता था, तो न्यूज़पेपर से मेरा मेन फोकस हमेशा रहता था एडिटोरियल्स का, बिकॉज व्हाट वी गेट इन मैगजीन्स आई बिलीव कि वो बहुत प्रिसाइज कंटेंट होता है और एडिटोरियल्स में दैट दे हेल्प यू इन थॉट फॉर्मेशन। क्योंकि एडिटोरियल पॉजिटिव भी आते हैं एक चीज़ के और एक चीज़ के नेगेटिव भी आते हैं। इफ़ यू गो रेगुलरली, अगर मैं किसी भी टॉपिक पे हो कि मतलब वो दोनों साइड दिखाते हैं, समबडी इज़ इन फेवर, समबडी इज़ अगेंस्ट, और वो मेंस में बहुत हेल्प करता है बिकॉज यू हैव टू प्रोवाइड अ बैलेंस्ड परस्पेक्टिव इन मेंस के आंसर्स। तो न्यूज़पेपर आई यूज्ड टू फॉलो, और टुवर्ड्स द एंड जब मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहा था तब मैं 3 न्यूज़पेपर पढ़ता था डेली के, क्योंकि उस टाइम पे आपका ओपिनियन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए इफ़ यू हैव टू आंसर टुवर्ड्स अ बोर्ड। तो उस टाइम पे मैंने चैट जीपीटी बहुत अच्छे से यूज़ किया है। व्हाट आई यूज्ड टू डू, मैं स्निपिंग टूल लगाता था, आई यूज्ड टू कट दैट आर्टिकल, मैं चैट जीपीटी पे उसे फीड करता था और मैं लिखता था समराइज, और वो मेरे को 4 पॉइंट उसके निकाल के दे देता था। तो दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स। मतलब ये मैं सोचता था मैंने पहले करना क्यों नहीं शुरू किया। तो अगर आपको भी करना है तो दैट इज़ अ वेरी गुड वे टू सेव टाइम। Tell us which 3 newspapers you were reading. इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू और वो लाइव मिनट, बट ओनली इन माई इंटरव्यू प्रेप, वो भी सिर्फ 1.5 मंथ्स के लिए। वैसे आई यूज्ड टू फॉलो ओनली 1 न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस वाज माय गो टू न्यूज़पेपर। Okay, and for that also you're saying editorials because that whole idea of opinion building that Yes, can help, right? Okay, we can talk specifically about the preparation now, right? So there is this idea that you do an integrated preparation, prelims, mains, interview all at once, and then individual points. So how did you go about that whole thing?
मोस्टली आई थिंक कि प्रिपरेशन इंटीग्रेटेड ही है. प्रीलिम्स और मेंस की तो डेफिनेटली जो आपके सब्जेक्ट्स है, हिस्ट्री, इकोनॉमी एंड हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, पॉलिटी. व्हेन यू आर स्टडिंग देम फॉर प्रीलिम्स आपको थोड़ा फैक्ट स्पेसिफिक होना पड़ता है, एंड व्हेन यू आर स्टडिंग फॉर मेंस आपको थोड़ा इशू स्पेसिफिक होना पड़ता है. तो व्हाट आई यूज टू डू कि मैं सेग्रीगेट शुरुआत में मैंने बिल्कुल भी नहीं किया था. आई यूज टू हैव एन इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन. इंटरव्यू के लिए तो मैंने सिर्फ अपने इंटरव्यू फेज में ही किया है. Okay. उस टाइम पे मैंने नहीं किया था बिल्कुल भी. तो प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए मैं इंटीग्रेटेड स्टडी मेरी थी, स्पेशली फॉर द सब्जेक्ट्स जो कॉमन है. जो 6 सब्जेक्ट हमारे जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं वो तो सब हैं ही. और अदर देन दैट जब मेंस आता है तो मतलब मैंने व्हाट आई यूज टू डू कि मेंस के मैंने सारे सब्जेक्ट्स एक बार ही पढ़ लिए थे. आई हैड माई नोट्स प्रिपेयर्ड एंड आई हैड टेकन माई क्लासेस एंड एवरीथिंग. तो मैंने उन पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया. और आफ्टर फेबररी आई वॉज कम्प्लीटली प्रीलिम्स फोकस्ड कि इस टाइम पे आई वॉन्ट राइट एनी आंसर्स, नथिंग. मैं सिर्फ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करता था. मैं प्रीलिम्स स्पेसिफिक ही पढ़ता था. और फिर जैसे जैसे जो एग्ज़ाम पास आया, जैसे प्रीलिम्स क्लियर हुआ तो फिर मेन स्पेसिफिक होना ही पड़ेगा आपको. तो उसका व्हाट अगर आपके नोट्स पहले से रेडी हैं, इफ़ यू हैव स्टडीड इट वंस, तो वो एलियन फील नहीं होगा. और अगर वो एलियन फील नहीं होगा तो 3 months का टाइम आई बिलीव इज सफिशिएंट दैट यू कैन इजीली गो फॉर योर मेंस प्रिपरेशन विद गुड आंसर राइटिंग ऑल्सो. Okay, so 3 months for prelims preparation. That also means that everything for mains, including your optional, that has to be complete before February, right? यस मैम, आई बिलीव कि ये होना चाहिए कि एटलीस्ट यू हैव स्टडीड इट वंस. आपको अच्छे से आप इशू से एब्रेस्ट हो कि मेरे को पढ़ना क्या है, इसमें क्या क्या यूपीएससी पूछ रही है. बिकॉज अगर आप साइकिल में एक बार ही फंस गए कि प्रीलिम्स के बाद मैं सोच रहा हूँ कि मैं एथिक्स भी पढ़ लूँ, मैं ऑप्शनल भी पढ़ लूँ, और ये हमारे जो बाकी सब्जेक्ट्स है जो मेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है जैसे इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर एक्सेट्रा, वो नहीं हो पाएगा 3 महीने में. तो ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि पहले प्रीलिम्स से फोकस करते हैं और फिर मेंस का पढ़ लेंगे. क्योंकि ऑप्शनल आई बिलीव इज़ द गेम चेंजर इन दिस एग्जाम. क्योंकि जीएस की नॉलेज एक टाइम के बाद सबकी बराबर हो जाएगी. क्योंकि इफ़ यू आर क्लियरिंग प्रीलिम्स देन यू हैव सफिशिएंट इनफ नॉलेज ऑफ जीएस. तो ऐसे एंड ऑप्शनल आर 2 थिंग्स दैट वेयर यू कैन मेक द डिफरेंशियल. तो अगर वो आप एक बार ही पहले से प्रिपेयर कर लेंगे बिफोर गोइंग इनटू प्रीलिम्स, देन डेफिनेटली यू विल हैव एन एज. And like you pointed out about using chat gpt for interview, right? And like this is one thing which I will tell, that he is from a computer science background. So this is a 2-part question. One, what was this journey from a technical background to civil service? So like how did that aided or hampered your journey, and how did you use tech in your preparation? Like because it aids, right? It helps. So like please tell the students like the journey as well as how it aided. जर्नी तो सर वही थी, कोविड-19 का टाइम था, कुछ करने के लिए था नहीं. तो वो एक मतलब टाइम मिला कि कुछ एक्सप्लोर भी करने का है. एंड अदर देन दैट मेरे मतलब बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट में भी था. और ऐसा नहीं है कि यूपीएससी सिर्फ साइंस या आर्ट्स बैकग्राउंड वाले ही दे सकते हैं. बहुत सारे लोग हैं साइंस बैकग्राउंड से जिन्होंने किया भी है. और एक टाइम के बाद मेरा कैंपस प्लेसमेंट से मन भी नहीं हो रहा था कि मैं बैठूँ और फिर मैं मतलब आई वॉज इन दैट लूप कि एक बार ही तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगा. तो वो एक मेरा मेजर मोटिवेशन था. और रिगार्डिंग यूज़ ऑफ टेक, मैंने तो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ करी है अपने प्रिपरेशन में. मतलब शुरुआत में एक बार ही मेरे हैंड रिटन नोट्स बन गए. मैं सब कुछ डिजिटल करता था. मेरे सारे करंट अफेयर्स के नोट्स डिजिटल होते थे, मेरी सारी समरीज डिजिटल होती थी. मैं न्यूज़पेपर भी ऑनलाइन पढ़ता था और उसमें मतलब हाईलाइट करता था, टैबलेट पे पढ़ता था. मतलब मेरे को ये लगता था कि मेरा अगर मैं लिख लिख के पढ़ता हूँ तो मेरा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता था. तो शायद ये किसी सबके लिए ट्रू ना हो, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि दैट इफ आई राइट मतलब लिखने से writing याद हो practice जाता है also. याद भी हो जाता है एंड लिखने से वो भी रहता है. बट मेरा ये होता था कि मैं जल्दी जल्दी ख़त्म करूँ तो दैट आई कैन फोकस ऑन सम अदर थिंग्स. तो टेक्नोलॉजी मैंने बहुत यूज़ करी है. नोट्स मैं बनाता था एवर नोट पे, बहुत सारे बने हुए हैं. वो मतलब पढ़े भी नहीं होंगे, इतने सारे बने हुए हैं. तो सब कुछ है वो. Now we can take some questions if you have any questions for him related to time management or in general preparation, if you like want to have yet at the last. वैसे तो टेक्निकल बैकग्राउंड के तो एस्पिरेंट्स इसमें से भी बहुत हो गए. इफ आई आस्क यू हाउ मेनी ऑफ यू आर इंजीनियर्स, सी दे आर ऑलवेज देयर इन द क्लास. So like please raise your hand if you want to ask question. या अपना नाम भी बता दीजिए प्लीज. Sure. Hello, sir. Aditya here. I just want to ask 2 questions. First is that how much is it important to take optional coaching, especially if it is different from your graduation subject? Like mine was math. I want to take anthro. First is that.
यार मेरा भी बैकग्राउंड है सोशोलॉजी, मतलब मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है, एंड कंप्यूटर साइंस मैंने कभी सोशोलॉजी बहुत डीप में पढ़ा नहीं था. तो आई वुड से इफ़ यू हैव समबडी टू गाइड यू, नॉट कंप्लीट कोचिंग, इफ़ यू वांट टू गो फॉर कंप्लीट कोचिंग देन डेफिनेटली मेरे को लगता है कि कोचिंग आपका टाइम सेव कर देती है कई जगह पे जहाँ पे आप सेल्फ स्टडी करते हैं, क्योंकि हमारे पास गाइडेंस नहीं होता. बट आई वुड नॉट से कि ये 100% कंपलसरी है. इफ़ यू कैन गेट गुड गाइडेंस, अगर आपके फ्रेंड्स हैं, या फिर आई वुड से कि इतने सारे आज के टाइम में टेलीग्राम चैनल्स हैं जो पीछे जिन्होंने एग्ज़ाम पहले से क्लियर कर रखा है, दे आर प्रोवाइडिंग वेरी गुड गाइडेंस टू एवरीबडी irrespective of whether you are preparing online or offline or anything. तो जहाँ से आपको गाइडेंस मिल पाए तो दैट इज़ गुड. और अगर आपको अपना ऑप्शनल चेंज भी करना है, जैसे टेक्निकल बैकग्राउंड से ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट लेना है, तो वो भी हो सकता है. तो इफ़ यू फील कंफर्टेबल कि मैं कोचिंग मैनेज कर सकता हूँ, आई हैव इनफ टाइम, बिकॉज क्योंकि ऑप्शनल का टाइम भी थोड़ा लंबा रहता है. इट विल टेक अबाउट 5-6 months टू कम्प्लीट योर कोचिंग ओनली. और ये नहीं है कि कोचिंग करके आपका जो सब्जेक्ट है वो प्रिपेयर हो गया, उसके बाद आपको उतना ही टाइम सेल्फ स्टडी के लिए भी देना पड़ेगा, उतना ही टाइम आपको आंसर राइटिंग के लिए भी देना पड़ेगा अपने ऑप्शनल्स के लिए. तो अपना टाइम मैनेज करके चलिए. अगर आपको लग रहा है कि कोचिंग के बिना मैं थोड़ा जल्दी इसको फिनिश कर पाऊंगा, आई कैन एबल टू अंडरस्टैंड, मतलब मेरे पास लोग हैं जिनसे मैं बात कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे अटक रहा हूँ इस सब्जेक्ट में, या फिर मुझे इस टॉपिक को कैसे करना चाहिए, देन यू कैन डेफिनेटली गो विदाउट कोचिंग. और अगर आप कंफर्टेबल है कि मेरे को अच्छा गाइडेंस चाहिए, मेरे को कॉन्टिन्यूस गाइडेंस चाहिए, तो डेफिनेटली आप कोचिंग भी कर सकते हैं. मैं एक आंसर नहीं है यार इस क्वेश्चन का, इट इज़ पर्सन स्पेसिफिक आई वुड से. Thank you, sir. My second question was that, as we know that now UPSC is asking about hobbies more than once, in DAF as well, before that. So how much is it this impact in interviews to write hobbies, just like I do more than one hobby, 2 or 3? Is it impact in DAF as well as before that? So देखो, इंटरव्यू के लिए मैं कहूँगा आपका 80% इंटरव्यू डेफ ओरिएंटेड ही होता है हमेशा. आपकी होम स्टेट, आपकी ग्रेजुएशन, और वो जो आप हॉबीज़ में लिखते हो, दैट गिव्स अ टॉकिंग पॉइंट टू द बोर्ड. अगर आप हॉबीज़ अपनी मेंशन करते हो, जैसे मैंने तो सिर्फ 2 ही हॉबीज़ मेंशन करी थी अपनी, क्योंकि यू हैव टू प्रिपेयर देम वेरी वेल. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि दैट यू राइट अ हॉबी एंड यू डू नॉट डू इट, बिकॉज द पीपल हु आर टेकिंग योर इंटरव्यू दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड, दे विल कैच यू इफ़ यू आर लाइंग और इफ़ यू आर नॉट बीइंग ऑनेस्ट विद देम. तो प्लीज़ अपने साथ ऑनेस्ट रहिए. मैंने बहुत लोगों को देखा है जो हॉबी वाला सेक्शन बिल्कुल ब्लैंक छोड़ देते हैं. तो व्हाट दे आस्क ओनली इज दैट व्हाई डोंट यू हैव एनी हॉबी. और इसका एक बहुत ईजी आंसर है कि हॉबी टेक्स टाइम. तो सब लोगों के पास टाइम नहीं होता टू परस्यू अ हॉबी रेगुलरली. तो इस बात के बारे में बिल्कुल मत सोचिए कि 2-3 हॉबी हैं या फिर एक भी नहीं है. अगर आपकी है, इफ़ यू आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड, तो उसको डेफिनेटली लिखिए. अगर बोर्ड को एक टॉकिंग पॉइंट मिलेगा, आप उनसे बात कर सकते हैं, और आप जितना उनके साथ एंगेज करेंगे, स्पेशली इन इंटरव्यू, बिकॉज इंटरव्यू में दे आर नॉट देयर टू टेस्ट योर नॉलेज. वो आपकी नॉलेज टेस्ट हो गई है. यू हैव क्लियर्ड प्रीलिम्स, यू हैव क्लियर्ड मेंस, यू आर ऑलरेडी वेरी गुड इफ़ यू आर रीचिंग टू दैट रूम. तो वहाँ पे आपको ये दिखाना है कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं थोड़ा वो हूँ कि दैट आई कैन टॉक, आई हैव एन ओपिनियन एंड व्हाट आई यूज्ड टू डू. तो वो आपको फोकस में रखना है. हॉबी नहीं होना इज कम्प्लीटली नॉर्मल. आप बिल्कुल उसके बारे में बिल्कुल टेंशन नहीं है. so if we are having hobby, we are preparing, but we are just like arm wrestling as well as in running we are having medal, but we haven't played it on state or national level. So can we write that without any proof, just like we haven't any medal in that? उसमें अगर आपने ठीक से देखा है तो उसमें 2 सेक्शन होते हैं. स्पोर्ट्स का एक सेक्शन अलग होता है. इफ़ यू हैव गेट एनी डिस्टिंक्शन इन स्पोर्ट एट डिस्ट्रिक्ट, नेशनल और स्टेट लेवल, अगर आपके पास मेडल है, वेरी गुड. बट लेकिन अगर आपकी सिर्फ एक हॉबी है कि आप रन करते हैं डेली या फिर आप जॉग करते हैं, तो देर इज़ ऑल्सो लास्ट जो होता है सेक्शन 7-4, आप उसमें लिखिए, उसको कोई इशू नहीं है. इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके पास मेडल होना चाहिए या आपने कुछ अचीव करा उसमें. हॉबी इज़ लाइक समथिंग दैट यू डू टू इन्जॉय, या फिर यू डू टू टेक अ ब्रेक. तो बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है कि मैंने कुछ उसमें अचीव कर रखा है या एनीथिंग लाइक दैट. Akash here, I also, are you done? Yeah, you can sit down. Yeah, thank you. I want to like take this further. Like, tell us about your schooling and your college in terms of extracurricular activities, or how that whole childhood of yours has been. And because you know, a lot of us, we also come with this idea that people who get selected, who sit on these chairs, they have exceptional backgrounds, academic as well as extracurricular, right from their school days. So tell us about how that has been for you and how important you think that is. मैम, आई डोंट थिंक कि ये इंपॉर्टेंट है कि यू हैव टू बी एकेडमिकली वेरी स्ट्रॉन्ग थ्रू आउट योर लाइफ. मतलब आई वॉज गुड इनफ इन स्टडीज़, मतलब स्कूल में भी एंड इवन इन माई कॉलेज. मतलब आई हैड गुड इनफ मार्क्स इन माई ग्रेजुएशन इन 10th and 12th मार्क्स.
बट ऐसा नहीं था। मैं स्कूल टाइम में तो मैं बहुत कम पढ़ता था। मैं वैसा वाला बंदा था कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले पढ़ के एग्ज़ाम देने जाता था, तो वो भी मैंने किया है। और ग्रेजुएशन में भी मैं यही करता था, मोस्टली 2 दिन पहले पढ़ता था और एग्ज़ाम दे के आ जाता था। तो उस टाइम पे तो मैं सीरियस बिल्कुल भी नहीं था। तो ये बिल्कुल भी मिसकंसेप्शन मत रखिए कि बहुत एकेडमिकली ब्राइट लोग ही हैं जो इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाते हैं। तो इफ़ मतलब यूपीएससी का एक बहुत ही अलग फॉर्मेट है, आई वुड से दे डोंट आस्क अबाउट रोट लर्निंग। वहाँ पे वो एक्चुअली आपको सोचने के लिए दे विल फोर्स यू टू थिंक हाउ टू गेट द आंसर टू अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, भले ही वो प्रीलिम्स हो, भले ही वो मेंस हो। और इंटरव्यू में तो डेफिनेटली दे विल आस्क अबाउट योर ओपिनियंस ओनली। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि यू हैव टू बी एकेडमिकली वेरी स्ट्रॉन्ग टू परस्यू दिस एग्जाम, नॉट एट ऑल। What about your other activities, extracurricular interests? मैं मूवीज़ और वेब सीरीज़ बहुत ज़्यादा देखता हूँ। मतलब मोस्टली अगर मेरे पास टाइम होता है तो मैं नेटफ्लिक्स भी देख रहा होता हूँ कुछ ना कुछ। और अदर देन दैट रेसिंग में मेरा इंटरेस्ट है, मैं वो बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ। और यूजुअली आई गो फॉर अ वॉक और वॉकिंग या फिर जॉगिंग मेरी इवनिंग में रहता है कि म्यूज़िक लगाया हेडफोन्स पे एंड आई एम आउट, मतलब वो होता है मेरे साथ। Nice. So let's now move on to prelims. Yes. Okay. So what was your approach towards prelims? Specifically last 2-3 months. So how did you approach it and what do you think worked for you? Because you're good with prelims as we were talking, right? Yes, yes. So it will be very helpful if you can guide students about it. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीलिम्स देने से पहले प्लीज़ अपने फंडामेंटल ज़रूर क्लियर कर लीजिए। जो आपके स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं, 6 सब्जेक्ट्स, पॉलिटी, इकोनॉमी, जोग्राफी एंड हिस्ट्री, साइंस एंड टेक एंड इन्वायरमेंट, उनका जो फंडामेंटल है, जो आपका बेसिक्स है दैट यू गेट इन क्लासेस, फाउंडेशन क्लासेस में आपको जो पढ़ाया जाता है, वो आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। 2024 का पेपर हमने देखा ही था, इट वाज वेरी मच स्टैटिक ओरिएंटेड। उन्होंने कुछ बहुत ज़्यादा आउट ऑफ ब्लू नहीं पूछा था उस एग्ज़ाम में। और करंट अफेयर्स, मतलब इफ़ यू आर फॉलोइंग करंट अफेयर्स थ्रू आउट द ईयर, यू विल हैव अ गुड इनफ आइडिया कि एग्ज़ाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। भले ही वो आपकी मैगजीन्स हो या फिर वो इंटरव्यू या वो न्यूज़पेपर हो, दैट वोंट मैटर टू यू। और टुवर्ड्स दी एंड अगर मैं लास्ट 2-3 मंथ्स की अपनी प्रिपरेशन की बात करूँ, मैं टेस्ट बहुत ज़्यादा देता था। मतलब मैं डेली एक टेस्ट पेपर सॉल्व करता था। और टेस्ट पेपर के मार्क्स मेरे लिए इतने ज़्यादा फोकस में नहीं रहते थे। व्हाट आई यूज्ड टू फोकस ऑन कि इफ़ आई एम डूइंग एनी सिली मिस्टेक्स, मतलब बहुत बारी मैंने ये किया कि क्वेश्चन पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट, मैं करेक्ट वाले स्टेटमेंट पे ओके करके मेरे को लगता है तो 2 नंबर यहाँ पे आएंगे, वहाँ पे -2.67 हो गया एक तरीके से। तो वो जब आप टेस्ट देते हैं दैट हेल्प्स यू बिल्डिंग योर कैलिबर कि उस टाइम पे जब एग्जाम में देने जाऊँगा उस दिन मेरे को क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व करना है। क्योंकि मैं अपने प्रीलिम से पहले 60-70 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर चुका था। तो जब वो वाला पेपर आपके सामने आता है, यू फील लाइक इट इज़ जस्ट अनदर पेपर, कुछ बहुत ज़्यादा आउट ऑफ ब्लू नहीं है इसमें। तो वो आपको हेल्प करेगा। और जब आप पेपर सॉल्व करते हैं, आपको इंट्यूशन आपका एक डेवलप होने लग जाता है कि ये ऑप्शन ठीक है भी या नहीं। क्योंकि कई बार स्पेशली साइंस एंड टेक का हो गया या इन्वायरमेंट के क्वेश्चन हो गए, यूपीएससी कई बार बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स दे देती है उनमें। तो इफ़ यू आर गुड इनफ विद दैट, आपको समझ आ जाएगा कि ये स्टेटमेंट गलत है। और अगर 2 स्टेटमेंट अगर इफ़ यू आर एबल टू एलिमिनेट, अच्छे से अगर आप उन्हें एलिमिनेट कर पाएँ, तो फिर आपका आंसर ठीक होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो और सी सेट डेफिनेटली आई वुड से लास्ट के 1-2 महीने में मैं मतलब पर्सनली मैं सी सेट को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेता नहीं था। मेरा मैथ्स हमेशा से थोड़ा स्ट्रॉन्ग ही रहा है और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मतलब मैं टेस्ट देता था सी सेट के, सिर्फ मैंने कुछ ज़्यादा पढ़ा नहीं है सी सेट के लिए। बट सी सेट में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट ढूंढिए। और 80 क्वेश्चंस आते हैं, यू डोंट हैव टू डू 80 क्वेश्चंस, पिक 50 क्वेश्चंस, पिक 45 क्वेश्चंस, यू हैव टू गेट ओनली 27 क्वेश्चंस ओवरऑल करेक्ट। सो 30 क्वेश्चंस ठीक है, 9 क्वेश्चन गलत है, तब भी आपका सी सेट क्लियर हो जाएगा। तो ये मत सोचिए कि सारे 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं या फिर सब कुछ आना चाहिए, मैथ्स में ये आना चाहिए, परम्यूटेशन भी आनी चाहिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आनी चाहिए। अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट लीजिए, उसके क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करिए एंड सी सेट हो जाएगा। बट इफ़ यू आर वीक, कि आपको लगता है कि सी सेट मेरा वीक पॉइंट है, तो मैं कहूँगा कि 1.5 आवर 2-3 महीने प्रीलिम से पहले ज़रूर दीजिए उसको। क्योंकि एक आपके पास जब एक फ्लो बन जाएगा तो सी सेट भी फिर आपको ईजी लगने लगेगा। And you talked about like you give a lot of tests, so कि एक जब वो पेपर आए, it's just another paper, like, and you were also part of Vision Abhyas initiative. So Yes, how did it help in that? सर अभ्यास मैंने 2023 में तीनों दिए थे जब मैं पेपर दिया था। तो वही था मेरा कि मार्क्स तो मेरे तब भी अच्छे नहीं आते थे अभ्यास में भी। और बट मेरा ये था कि एक वो मिल जाएगा मुझे, एक एक्सपोजर मिल जाएगा। क्योंकि एक तो वो पूरा सिमुलेटेड होता है 9:30 to 11:30 और 2:30 to 4:30। तो उसमें ये भी है कि आप ब्रेक में क्या कर रहे हो, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अदर देन दैट मैंने यार 2024 का 6 को जो पेपर हुआ था वो मैंने भी दिया है। ऐसी बात नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि मेरा पेपर क्लियर हो जाएगा और मेरे को प्रीलिम्स दोबारा नहीं देना।
तो हमेशा मतलब इट विल हेल्प यू कि आपका एक माइंडसेट, आपका एक माइंड स्पेस बन जाएगा कि हाँ एग्ज़ाम में ऐसे ही मुझे एंगेज करना है, तो दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू. अभ्यास दीजिए या फिर बहुत सारे ओपन टेस्ट होते हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं. दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू ऑन द डे ऑफ योर एग्जाम. And like he had his interview on 3rd of April and he gave Abhyas on 6th of April. Yes, sir. That was great. And one more thing like I would add for prelims is like a lot, as you said, like you read newspaper regularly. Like, but other than that, what was the factors or what you referred to for current affairs for prelims? Like what specific things? न्यूज़पेपर सर मेरे नोट्स बनाता था मैं न्यूज़पेपर के. प्रीलिम स्पेसिफिक मेरे पास पॉइंटर्स होते थे कि कुछ नया हो गया डिफेंस में, कुछ देयर इज़ समथिंग न्यू थिंग, और हिस्ट्री में कुछ देयर इज़ न्यू थिंग. मतलब लास्ट ईयर के करंट अफेयर्स अगर हम देखें हिस्ट्री के, आर्ट एंड कल्चर के, दे वर वेरी डायरेक्ट कि दो नई वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आई है, कौन सी आई है, ये इंटेंजिबल में ऐड किया, कौन सा ऐड किया. तो दीज क्वेश्चंस वर लाइक अ ब्रीज. अगर आपने एक बार ही पढ़ रखा है तो ये क्वेश्चंस गलत हो ही नहीं सकते थे उस टाइम पे. तो वो डेफिनेटली हेल्प किया. और एक कंपाइलेशन मैं PT 365 मैंने फॉलो करी है पूरी, और मैंने इस साल की भी पढ़ी है, मैंने लास्ट ईयर की भी पढ़ी है. स्पेशली सब्जेक्ट्स लाइक साइंस एंड टेक हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, ये चीज़ें न्यूज़पेपर्स में बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली कवर होती नहीं है. न्यूज़पेपर इकोनॉमी, पॉलिटी और ये सब ज़्यादा अच्छे से कवर करता है, बट साइंस एंड टेक हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, और कभी कभी कुछ जो मिसलेनियस टॉपिक्स जो होते हैं वो न्यूज़पेपर में मिस हो जाते हैं बिकॉज दे हैव टू कवर अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो यहाँ पे एक कंपाइलेशन कोई भी जो आपको कंफर्टेबल लगे. आई वॉज कंफर्टेबल विद PT 365. अगर आपको कोई भी कंपाइलेशन कंफर्टेबल लगती है तो यू कैन गो थ्रू इट वंस, तो वो आपका बहुत हेल्प करेगा वो आपको. That's actually very comprehensive. I'm sure it will be helping aspirants. Let's move on to the mains part now. We can take questions related to prelims if you have anybody. Okay, yeah. Prelims related questions, and like I will request you ask related to that segment only. If you have other doubts, we will take on later on with other segments, and then like he is here for you can ask as many questions as you want, right? Good afternoon, sir. Firstly, I would like to congratulate for this huge achievement for securing rank 5. And sir, my question is regarding the preparation strategy. We can take forward this in terms of prelims only. Like I have heard many people saying that start your preparation with PYQs or always refer to the syllabus. So I just want to ask you that how should we connect, how should we maintain the connectivity between the PYQ syllabus and the main content of the concepts? दैट आई मिस्ड ऑल्सो. मतलब मैं ये कहूँगा कि PYQs आपको इंसाइट देता है कि UPSC एक्चुअली पूछ क्या रहा है. आप टॉपिक, यू रेड अ टॉपिक, बट आपको तब तक ये नहीं समझ आएगा कि इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट क्या है जब तक आप PYQs को एक बार अच्छे से पढ़ ना लें. तो PYQs आर डेफिनेटली मतलब वो आपके लिए बाइबल है एक तरीके से, कि उसको आप एक बार अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे यू विल गेट एन इनसाइट कि व्हाट UPSC एक्चुअली वांट्स यू टू रीड. तो PYQs ज़रूर फॉलो करिए. और PYQs अगर आप देखेंगे तो दे आर नॉट ओनली अबाउट कि उन्होंने डायरेक्टली एक टॉपिक पूछ लिया, दे आर वेरी लिंक्ड. कि अगर करंट अफेयर्स से कोई टॉपिक आया है तो वो करंट अफेयर्स डायरेक्टली नहीं पूछेंगे, दे विल लिंक इट विद योर स्टैटिक सब्जेक्ट. जैसे लास्ट ईयर एथिक्स कमेटी पे एक क्वेश्चन आया था, तो ये सबको पता था कि एथिक्स कमेटी पे क्वेश्चन आ सकता है बिकॉज इट वॉज इन न्यूज़. तो उन्होंने ये नहीं पूछा कि पूरा प्रोसीजर क्या है, दे आस्क्ड अ वेरी स्टैटिक क्वेश्चन कि ये पार्लियामेंट्री कमेटी है, ये कैसे काम करती है, इसमें क्या क्या इसकी ज्यूरिसडिक्शन है, दे आस्क्ड अबाउट दैट थिंग. तो PYQs आपको ये हेल्प करता है कि आप अपने करंट अफेयर्स और अपने स्टैटिक को लिंक कैसे कर पाओगे. तो वो आप एक बहुत अच्छे से देख सकते हैं. मतलब PYQs तो डेफिनेटली आपको सॉल्व करने चाहिए. मैंने 2011 के बाद के सारे PYQs मैं अपने मेन एग्जाम से 10 दिन पहले सॉल्व करके गया था. तो और उसमें ये भी है कि PYQs में आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नहीं पढ़ना. कई बार क्या होता है UPSC रिपीट्स अ क्वेश्चन. मतलब इस बारी तो आर्टिकल 21 का राइट टू प्राइवेसी का क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीट होकर आ गया था. एंड ऑल्सो एक मतलब इवन स्टडी द ऑप्शंस दैट UPSC गिव्स. मतलब स्पीशीज़ एक शायद इस बारी वाइल्ड बैट पे क्वेश्चन था 2024 में. इफ़ यू गो थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो स्पीशीज़ उन्होंने कभी ना कभी मेंशन कर रखी है अपने वन ऑफ द क्वेश्चन पेपर्स में. तो अगर आप वो भी पढ़ लेंगे तो आपका क्वेश्चन वहाँ पे भी वो वाला ठीक हो जाएगा. तो PYQs मतलब दे आर मतलब सबसे टॉप पे. अगर आप कुछ भी स्टार्ट कर रहे हैं PYQs को डेफिनेटली पढ़ते रहिए. जितने पीछे तक आप जा सकते हो उतने पीछे तक जाइए, उसमें कोई इशू नहीं है. PYQs तो ज़रूर है, मतलब मस्ट है. तो Thank you so much, sir. What's your name? Myself Shreya Jain. Okay, so Shreya also asked you about this syllabus. I think prelims में तो syllabus का role थोड़ा सा कम है. It will make more sense for mains. So please talk about the syllabus also. प्रीलिम्स में तो यू विल नो कि मतलब वो 6 लाइन का छोटा सा सब्जेक्ट उसमें सिलेबस है, उसमें तो कोई डिफाइंड है नहीं सब सिलेबस में. बट मेंस में डेफिनेटली सिलेबस विल हेल्प यू. मतलब मेंस में दे हैव एक्सप्लेन्ड इट टू अ सर्टेन वाइल. स्पेशली मतलब
कुछ सब्जेक्ट्स है जैसे एथिक्स में उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, मतलब लास्ट में उन्होंने केस स्टडीज दे रखी है, बट लेकिन उसके ऊपर जितने भी टॉपिक्स है दे आर वेरी वेल एक्सप्लेन दैट व्हाट यू नीड टू स्टडी. सिमिलरली फॉर इंटरनल सिक्योरिटी या फिर आपका इकोनॉमी का भी सब्जेक्ट्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, मेंस में इनके ऊपर सब्जेक्ट डायरेक्टली आते हैं. इरिगेशन पे डायरेक्टली आ गया, क्रॉपिंग पैटर्न पे क्वेश्चन डायरेक्टली आ गया, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पे क्वेश्चन डायरेक्टली आ गया. तो ये सब सिलेबस में आपका अच्छे से मैंशनड है. तो सिलेबस ज़रूर अपने सामने रखिए और सिलेबस से लिंक करिए कि ये इस टॉपिक में मैं कहाँ पे इसको लिंक कर सकता हूँ. जैसे साउथ कोरियन प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट हो रही है, तो हमारा पेपर 2 का एक वो होता है कि टॉपिक होता है कि कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम्स विद दैट ऑफ अदर कंट्रीज. तो यहाँ पे आप कंपैरिजन कर लेंगे तो वो आपको सिलेबस समझा देगा कि मेरे को पढ़ना क्या है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. We can take more questions for prelims if there is. Yeah, last. Hello, sir. Sir, how many hours you used to give in the analysis of prelims mocks? Like you solved around 60, 70, and analysis sometimes takes 3-4 hours also, and solving is 2 hours. So 6-7 hours are done for the day. And what should be the strategy for the next 30 days, as we have to revise the static also, and if we analyze the previous year questions in deep, then that will also take a considerable amount of time. So can you answer both these questions? यार मैं ये कहूँगा कि इफ़ यू हैव नॉट सॉल्व PYQs तो प्रायोरिटी आपकी PYQs होनी चाहिए सबसे पहले. तो मॉक टेस्ट बाद में आएंगे, PYQs आर योर फर्स्ट प्रायोरिटी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप नेक्स्ट मंथ प्रीलिम्स लिख रहे हैं तो. एंड सेकंड पार्ट की एनालिसिस मैं कैसे करता था. एनालिसिस यू डोंट हैव टू गो टू द एक्सप्लेनेशन वर्ड बाय वर्ड. अगर इफ़ यू आर गेटिंग एनी क्वेश्चन करेक्ट तो फिर उसकी एक्सप्लेनेशन मोस्टली मैं कहूँगा कि आप मत पढ़िए, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन गलत करना होगा आप अगले टेस्ट में उसे गलत कर लेंगे एंड यू विल नो कि यहाँ पे मेरा गैप है. तो फोकस ऑन योर गैप्स. और मेरे साथ ये होता था कि मैं अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस जानता था. जैसे एंशिएंट मेडिवल और आर्ट एंड कल्चर में मैं हमेशा से वीक था, स्पेशली फॉर माई प्रीलिम स्टेज, क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं और यूजुअली मेरा वो क्वेश्चन गलत ही हो जाता था. तो वहाँ पे मैं अपनी ज़्यादा एनर्जी यूज़ नहीं करता था, मैं उसको बहुत ज़्यादा टारगेटेड रखता था. और जैसे मैंने पहले कहा कि आपको पूरी एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़नी है, आपको सबसे पहले तो अपना ये देखना है कि मैंने गलती कहाँ करी है. इट्स नॉट अबाउट कि आपको 30 पेज का या जो 40 पेज की जो एक्सप्लेनेशन आई है वो आपको वर्ड बाय वर्ड पूरी पढ़नी है. सी कि मैंने गलती कहाँ करी है, ये क्वेश्चन शायद मैं ठीक कर सकता था और ये क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया. और प्रीलिम्स में इट्स ऑल अबाउट 10-15 क्वेश्चंस का ही गेम है. एवरीबडी विल बी सॉल्विंग 30-35 क्वेश्चंस. आपको वो 10-15 क्वेश्चन ज़्यादा ठीक करने हैं एंड यू विल बी थ्रू द प्रीलिम स्टेज. तो उस बात पे फोकस करिए, टारगेटेड रखिए. और आई वॉन्ट से कि 3-4 आवर्स आप सिर्फ एनालाइज कर रहे हैं पेपर को, 1-1.5 आवर विल बी इनफ. अपनी वीकनेसेस पे देखिए और फिर वो हो जाएगा. और स्टैटिक प्लीज़ अपना रिवाइज करते रहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन आप ये नहीं कह सकते कि इसी पेपर से आएगा, पर लेकिन अगर आपका स्टैटिक स्ट्रॉन्ग है तो आप वहाँ पे अप्लाई भी कर पाएंगे उसको. Sir, and in how many rounds you used to solve the final exam of prelims? यूजुअली आई गॉट मतलब 2 राउंड्स मेरा रहता था. पहले राउंड में तो जो क्वेश्चन मेरे को 100% आते हैं वो सॉल्व हो जाते थे, मैं उसे मार्क भी कर देता था इन माई OMR. और सेकंड राउंड में फिर वो वाले क्वेश्चंस होते थे जो 50-50 होते थे कि आई हैव एलिमिनेटेड 2 ऑप्शंस, अब मेरे को ये देखना है कि इन 2 ऑप्शन में से कौन सा ठीक है. तो वो वाला होता था. और थर्ड अगर मेरे पास टाइम बचता था तो अगर बहुत ही ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है या फिर इसमें मेरे को लगता है कि आई विल हैव टू थिंक मोर, तो जैसे कोई बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन आ गया तो वो मैं थर्ड अटेम्प्ट में करता था. बट मेरा ये टारगेट होता था कि 80-90 क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर पाऊँ मिनिमम. Okay, in first round like around 80 questions. नहीं फर्स्ट नहीं, ओवरऑल टोटली. Okay. यस थैंक यू. अच्छा फर्स्ट राउंड भी बता दो उनको. Yeah. फर्स्ट राउंड में Time तो and यार यू विल गेट अबाउट 30-40 क्वेश्चंस ओनली एट मैक्सिमम. मतलब ये सबके लिए सेम होगा, क्योंकि उस क्वेश्चन पेपर में सबको 30-40 क्वेश्चंस ही होते हैं जो सबको अच्छे से आते हैं. बाकी 60 क्वेश्चन सबके लिए नए होते हैं और वो आपको वहाँ पे ही अपना माइंड अप्लाई करके उन्हें सॉल्व करना पड़ेगा. तो इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचना कि 4-5 क्वेश्चन लाइन से नहीं हो रहे. तो वो पेपर सबके लिए सेम है. और इफ़ आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो ये मान के चलो कि मेरे से 5 नहीं हो रहे, अगर मेरी प्रिपरेशन थोड़ी सी कम है मेरे आगे वाले से 3 नहीं हो रहे होंगे, तो उससे डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है उस टाइम पे. क्योंकि एग्जाम में अपना कंपोजर रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास 2 ही घंटे हैं वहाँ पे और कुछ भी नहीं है. Okay, sir. Thank you. So let's talk about the mains exam. So mains is very extensive, too many things to be covered. So and the special thing is you have to write answers. So tell us about first the main specific subjects which you did not study in prelims and the part where answer writing is involved. तो मैंने कहा था मेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए एटलीस्ट आपको मतलब अपने प्रीलिम से पहले एक बारी उनको पढ़ के रख लेना चाहिए. और ऑप्शनल मतलब मैंने तो अपना ऑप्शनल 2 बार ही पढ़ लिया था बिफोर माई प्रीलिम्स. मतलब बहुत ज़्यादा आंसर राइटिंग मैंने नहीं करी थी, पर लेकिन मैंने उसे पढ़ लिया था अच्छे से.
और जो मेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होते हैं दे वोंट टेक मच ऑफ योर टाइम. अगर आपको स्टार्ट भी करना है इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, दीज आर आई वुड से कंपैरेटिवली स्मॉलर सब्जेक्ट्स एज कम्पेयर टू इकोनॉमी, पॉलिटी एक्सेट्रा, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली सब कुछ पढ़ना पड़ता है. तो एक बार ही उसको पढ़ लीजिए और अपने मतलब एटलीस्ट राइट 10-15 क्वेश्चंस अगर आप उसके प्रैक्टिस भी कर पाएंगे. PYQs ही प्रैक्टिस कर लीजिए अगर आपको नए क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करने, तो दैट विल ऑल्सो हेल्प यू अ लॉट. तो मेंस के लिए तो मेरा यही मेनली रहता था कि एटलीस्ट एक बार ही प्रीलिम से पहले यू शुड बी रेडी, स्पेशली विद योर ऑप्शनल एंड स्पेशली विद एथिक्स, क्योंकि ये 2 पेपर बड़े होते हैं और यहीं पे आपका गैप भी बनेगा, ये डेफिनेट है ये बिल्कुल. और सेकंड क्वेश्चन Answer writing, I wanted to ask, like, do you have any specific style of writing answers or practicing, या उसकी evaluation आप कैसे करते हैं? रिगार्डिंग आंसर राइटिंग मैम, मेरा तो सबसे पहले तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यू हैव टू राइट 20 क्वेश्चंस एंड अप्रॉक्सीमेटली मतलब 50 पेजेस आपको लिखने होते हैं 3 घंटे में, तो यू नीड स्पीड. और ये भी होता है कि अगर आपके एंड के क्वेश्चन मिस हो रहे हैं तो वो 15 मार्कर्स मिस होते हैं, वो 10 मार्कर्स भी मिस नहीं होते. तो इफ़ यू आर इवन मिसिंग 2 क्वेश्चंस तो फिर आपके कम से कम 15 मार्क्स बाहर हो गए, और 15 मार्क्स में तो आप लिस्ट से बहुत नीचे चले जाएंगे इफ़ यू आर नॉट स्कोरिंग वेरी वेल. तो ये आपको ज़रूर रखना है कि पेपर कंप्लीशन होनी चाहिए. मेरा गोल होता था कि 10 मार्कर्स आई एम एबल टू राइट इन 6 to 7 मिनट्स और 15 मार्कर्स इन 8 to 9 मिनट्स. तो वो आपका होगा. और आंसर राइटिंग मेरा स्टाइल वही होता था यार, जो सबका होता है कि हेडिंग एंड पॉइंट्स में मैं लिखता था जहाँ तक पॉसिबल हो पाए, बट ये नेसेसरी नहीं है. मैंने पैराग्राफ्स में भी लिखा है, स्पेशली इन एथिक्स का पेपर जो होता है वहाँ पे पॉइंट्स बनाना इतना ईजी नहीं होता, तो वहाँ पे पैराग्राफ्स में भी मैंने आंसर करे, केस स्टडीज़ में भी मैंने किया है. तो देयर इज़ नो फिक्स पैटर्न. और प्लीज़ अपने कंटेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहिए. उसको आपको कंटेंट इज़ द की. मतलब आई पर्सनली थिंक मैंने अपने मेंस में बहुत ज़्यादा डायग्राम्स या फिर जो स्कीमेटिक्स जो लोग कहते हैं वो मैंने नहीं बनाए थे, तो वो बट आई वॉज कॉन्फिडेंट ऑन माई कॉन्टेंट. तो इफ़ यू हैव गुड इनफ कॉन्टेंट तो फिर इफ़ यू आर एबल टू मतलब आप इफ़ यू आर एबल टू रिप्रोड्यूस योर आइडियाज़ ऑन द क्वेश्चन, तो दैट इट वोंट मैटर अगर आपने स्कीमेटिक्स में भी किया या फिर कुछ भी किया, बट मिनिमम स्कीमेटिक्स रखिए, थोड़ा सा डायग्राम्स रखिए और अपनी हैंड राइटिंग ज़रूर साफ रखिए, बिकॉज डोंट मेक इट डिफिकल्ट फॉर द एग्जामिनर सो दैट ही इज़ नॉट एबल टू रीड योर आंसर कॉपी. तो प्लीज़ डोंट फ्रस्ट्रेट हिम, वो भी मैं ज़रूर कहूँगा एक चीज़. Most UPSC aspirants fail before they even begin. Here's how you avoid that. The mistake: they jump into preparation without a roadmap, a mentor, or a clear strategy. At Vision IS Delhi, we help you build your UPSC foundation the right way from day one. Get structured coverage, prelims, main, CSAT, and essay, all broken down step by step, so nothing feels overwhelming. Smart current affairs with PT 365 and Mains 365. You focus only on what truly matters, no fluff. Personal mentorship, real one-on-one guidance to help you fix weak areas and boost what you're already good at. Test plus feedback loop, regular tests with detailed feedback so you never lose track of your progress. Don't start blind, start smart with Vision IS Delhi. This is where your serious UPSC journey begins. And like if we talk about GS 1 to 3, so we can divide it in between GS 1 to 3, then ethics, essay, right, and optional. So how did you approach GS 1 to 3? GS1 सर सब्जेक्ट्स हमारे आर्ट एंड कल्चर, जोग्राफी एंड इंडियन सोसाइटी मोस्टली. तो आर्ट एंड कल्चर यू विल स्टडी इन प्रीलिम्स. अगर आपने प्रीलिम्स में गुड इनफ अगर उसे डिसेंटली पढ़ लिया है तो फिर आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा कुछ नया बच जाता आर्ट एंड कल्चर में लिखने के लिए, स्पेशली इन मेंस.
वहाँ पे आपको ये फोकस करना है कि दैट यू आर एबल टू रिप्रोड्यूस इट. आपको वो आइडिया ज़्यादा प्रीलिम्स है तो जैसे पेपर के सामने लिखा होता है यू कैन रिकॉल इट, लेकिन वहाँ पे आपको वो चीज़ें लिखनी पड़ेंगी मेंस में, तो वो आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा. एंड रिगार्डिंग जोग्राफी या फिर जो हमारा ये जोग्राफी का पार्ट है, उसमें आई वुड से सेम चीज़ है कि आपने प्रीलिम्स में पढ़ा है, आपको बस वो फिर से रिप्रोड्यूस करना है वहाँ पे. कोई आपको बहुत ज़्यादा नया इस सब्जेक्ट के लिए भी नहीं पढ़ना होता. आपके नोट्स अगर तैयार है तो फिर आप उसको कर लेंगे. अब आती है बात इंडियन सोसाइटी जैसे एक सब्जेक्ट है, तो फिर मैंने स्मृति मैम से नोट्स मैंने पढ़े हुए हैं, उनकी क्लासेस भी मैंने देखी हुई हैं, तो दैट वाज वेरी गुड. मतलब मेरे नोट्स रेडी थे. और इंडियन सोसाइटी में मैं ये कहूँगा कि दे आर नॉट आस्किंग वेरी स्टैटिक क्वेश्चंस. वो दे आर आस्किंग व्हाट इज़ हैपनिंग इन रियलिटी इन योर सोसाइटी. यू वोंट गेट, मतलब दीज क्वेश्चंस आर नॉट डायरेक्टली आस्क्ड एनीवेयर, नॉट इवन इन योर टेस्ट सीरीज और मतलब यू हैव टू क्रिएट अ माइंड स्पेस फॉर देम कि आप ये क्वेश्चंस अगर आ गए तो आप उन्हें हैंडल कैसे करोगे. दे आर नॉट आस्किंग डायरेक्ट क्वेश्चंस रिगार्डिंग इंडियन सोसाइटी. इट इज़ एक्चुअली दे आर एक्चुअली आस्किंग व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग इन द सोसाइटी. तो आपको उसके पीछे के रीजंस पता होने चाहिए. और यहाँ पे मैं कहूँगा न्यूज़पेपर ने मुझे बहुत हेल्प करी थी, बिकॉज यू आर अब्रेस्ट की क्या क्या हो रहा है, व्हाट आर द इशूज़ दैट आर हैपनिंग. और फाइनली ये 3 सब्जेक्ट्स ही होते हैं सर GS1 में तो मोस्टली हमारे. Paper 2. सेम, मतलब पॉलिटी अगर आप देखेंगे यू वुड हैव स्टडीड वेरी वेल. यहाँ पे आपको थोड़ा इशू स्पेसिफिक होना पड़ेगा एंड यू हैव टू राइट कीवर्ड्स. आर्टिकल्स लिखिए, अपनी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स लिखिए, कमिटीज़ की रिकमेंडेशंस लिखिए, तो दैट विल हेल्प यू अ लॉट. और वहाँ पे आपको मतलब वो याद रखना पड़ेगा कि दैट इफ़ अ पर्टिकुलर क्वेश्चन इज आस्क्ड देन यू कैन गेट इट. और यहाँ पे लिंकिंग बहुत ज़रूरी है. दे विल नॉट आस्क वेरी डायरेक्ट क्वेश्चंस. यहाँ पे वो करंट अफेयर्स इंस्पायर्ड क्वेश्चंस ही आते हैं GS2 में स्पेशली. एंड गवर्नेंस आई वुड से बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक सब्जेक्ट है. वो मोस्टली मेरे को लगता था कि करंट अफेयर्स ओरिएंटेड ही पूछते हैं, व्हाट इज़ हैपनिंग, तो वो आप पढ़ लेंगे. जो सिलेबस का स्टैटिक पार्ट है वो तो आप पढ़ेंगे ही, पर लेकिन उसके साथ जो आपका करंट अफेयर्स ओरिएंटेड होगा दैट यू विल ऑल्सो हैव टू स्टडी. और IR इज़ डेफिनेटली पूरा डायनेमिक सब्जेक्ट है. इट इज़ कम्प्लीटली करंट अफेयर्स. उसके लिए तो आप यू फॉलो वन मैगजीन और न्यूज़पेपर, और आपको उसके लिए आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी फॉर IR. तो मोस्टली ये 3 सब्जेक्ट्स आपके कवर हो जाएंगे. And like paper 3 is the tricky paper because उसके लिए content नहीं है, right? So how did you manage paper 3? पेपर 3 सर फॉर इकोनॉमी अगेन आई वुड से इट इज़ वेरी डायनेमिक. करंट अफेयर्स ओरिएंटेड क्वेश्चन ही आते हैं. मतलब दिस ईयर इट वाज वेरी सर्टेन दैट दे विल आस्क क्वेश्चंस अबाउट फूड इन्फ्लेशन और दे विल आस्क क्वेश्चंस अबाउट मिलेट्स, एंड दे डिड आस्क दिस क्वेश्चंस. तो आप थीम प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं. इफ़ समथिंग इज़ इन न्यूज़ फॉर वेरी लॉन्ग, आपको उसको प्रिपेयर करना चाहिए. जैसे फूड इन्फ्लेशन पूरे साल न्यूज़ में थी कि क्यों हो रही है, क्यों कम नहीं हो रही, कोर इन्फ्लेशन क्यों नहीं कम हो रही, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्यों नहीं कम हो रही. अगर आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया अपने आप वहाँ पे आना शुरू हो जाएगा कि वाई दे हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन. सिमिलरली इट गोज़ फॉर मिलेट्स ऑल्सो. तो यहाँ पे तो अगर आपने न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ा है तो यू विल हैव वेरी गुड पॉइंट्स. और एग्रीकल्चर आपको शायद से पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो मेजरली मैंने तो नहीं पढ़ा था. मैंने वो अपने 3 मंथ में की जो टाइम पीरियड था मैंने एग्रीकल्चर तभी पढ़ा था मोस्टली. और साइंस एंड टेक एंड इन्वायरमेंट अगेन आई वुड से वेरी करंट अफेयर्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस. उसमें भी वो बहुत ज़्यादा. और मैं इनमें ये कहूँगा कि साइंस एंड टेक एंड इन्वायरमेंट दे डोंट आस्क वेरी डीप क्वेश्चंस. दे विल आस्क द क्वेश्चंस ऑफ जनरल अवेयरनेस ओनली, दैट यू नो अबाउट दिस टेक्नोलॉजी और यू नो व्हाट इज़ हैपनिंग. यू डोंट हैव टू गेट इनटू द निटी-ग्रिटीज ऑफ दीज टॉपिक्स. एंड इंटरनल सिक्योरिटी आई वुड से मोस्टली करंट अफेयर्स इंस्पायर्ड क्वेश्चंस उसमें आते हैं. आपका पूछते वो स्टैटिक ही है, जैसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हो गया या फिर anything terrorism etc. It will be current affairs oriented questions only. And disaster management I believe is mostly static. अगर आप उसको पूरा पढ़ लेंगे तो फिर you will be able to tackle questions. So I think if they're preparing current affairs with proper understanding, right? So most questions people should be able to write, right? And again, you're emphasizing on previous year questions. They'll get a good link. Okay, so now tell us about paper 4. That's a subject which is new for most of the people, and we would like to talk about both the parts separately, the case studies and the other type of questions. Did you like that paper? Tell me that first. Which was your favorite subject? फेवरेट सब्जेक्ट मेरा मैम IR डेफिनेटली एंड साइंस एंड टेक. 2 सब्जेक्ट मतलब इफ़ आई वाज स्टडिंग दिस सब्जेक्ट तो फिर इसमें टाइम मतलब बहुत आराम से मेरा पास हो जाता था. कि इसमें तो ठीक है मज़ा आ रहा है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा भी पढ़ लेता था मैं. तो ये 2 मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट थे हमेशा से. और एथिक्स में आई वुड से कि ठीक है, मतलब पेपर वो बहुत ज़्यादा अलग पेपर है थोड़ा. उसका मतलब GS1 2 3 से बिल्कुल ही अलग पेपर है वो. तो उसके लिए सिलेबस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपने पूरा अपना वर्ड वाइज अगर आप वो सिलेबस पढ़ेंगे यू विल गेट एन आइडिया कि व्हाट इज़ UPSC आस्किंग, और PYQs एनालाइज करिए उसके साथ. तो फिर जो ऊपर के आपके पार्ट हैं वो मोस्टली आपके कवर हो जाएंगे, बिकॉज
वेरी स्पेसिफिकली दे हैव मेंशन्ड इन द सिलेबस इटसेल्फ रिगार्डिंग पेपर 4. शायद किसी और सब्जेक्ट का सिलेबस इतना एक्सटेंसिव नहीं है जितना पेपर 4 का है, तो वो आप ज़रूर कर लीजिए. किसी भी से मतलब कोई भी आपके क्लास नोट्स हो, कोई भी आपके पास अच्छा मटेरियल हो, एक बार ही उसको आप गो थ्रू कर लेंगे. और मैं ये नहीं कहूँगा कि पेपर 4 में दे विल डायरेक्टली आस्क दिस क्वेश्चंस, इट विल ऑल्सो बी एप्लीकेशन ओरिएंटेड, कि आपने जो पढ़ा है वो आपको आंसर्स में यूज़ करना पड़ेगा. दे वोंट आस्क डायरेक्टली कि ये फिलोसोफर की क्या फिलोसफी है, जैसे मोरल थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स एथिक्स में एक ऑप्शन है, वो डायरेक्टली नहीं पूछते. अदर देन बहुत इंपॉर्टेंट हो, जैसे महात्मा गांधी पे उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, इट इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टेड कि वो पूछ सकते हैं. बट अदर देन दैट, अगर आप वेस्टर्न फिलोसफी से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो वहाँ पे नहीं होता है. वो बहुत ही ज़्यादा आई वुड से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते, दे ओनली आस्क इंस्पायर्ड क्वेश्चंस. तो उसको यूज़ करना आपको वहाँ पे एथिक्स के पेपर में. तो इफ़ यू हैव गुड इनफ कंटेंट विद यू रेडीमेड, कि मेरा अगर इस टॉपिक पे क्वेश्चन आएगा, करप्शन पे क्वेश्चन आएगा, गवर्नेंस पे क्वेश्चन आएगा, पब्लिक मनी पे क्वेश्चन आएगा, इंटरनेशनल फंडिंग पे क्वेश्चन आएगा, तो आप वो हैंडल कर लेंगे. और PYQs इसमें मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जैसे कोर्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन आते हैं, 3 कोर्ट्स होते हैं, व्हाट दीज कोर्ट्स मीन टू यू, या फिर व्हाट दीज वैल्यूज मीन टू यू. अगर आप PYQs भी अच्छे से सॉल्व कर लेंगे तो फिर दैट विल प्रोवाइड यू विद एन एज. And like when it comes to essay, you are from a technical background, and from last 2-3 years UPSC is asking philosophical essay. So you are a best person to tell how should we prepare for essay. सर ऐसे के लिए तो ऑनेस्टली मैंने प्रिपेयर किया नहीं था, मतलब बिफोर माय मेंस की प्रिपरेशन से पहले. तो ऐसे शुरुआत में आई वुड से दैट इफ़ यू हैव स्टडीड GS, आपके पास इनफ कंटेंट होगा व्हाट यू हैव टू राइट इन योर ऐसे. वो अगर आपको नीड किस चीज़ की है, दैट इज़ ऑल अबाउट दी एग्जाम्पल्स एंड दी एनेक्डोट्स एंड दी स्टोरीज दैट यू वुड लाइक टू ऐड इन योर ऐसे, ताकि एक जो आपका एग्जामिनर है उसकी अटेंशन बनी रहे टू व्हाट यू हैव रिटन. तो वो प्रैक्टिस से ही आएगा. मतलब टू आफ्टर माई प्रीलिम्स मैं वीकली मैं 1 टेस्ट ज़रूर लिखता था ऐसे का. 2 टेस्ट में मतलब 2 ऐसे 3 आवर्स, मतलब मैं पूरा उसको, मतलब बिकॉज आई हैव नॉट स्टडीड इट, और मैंने कोई पहली प्रैक्टिस भी नहीं थी. मेरी इंग्लिश हमेशा से बहुत अच्छी थी भी नहीं. 12th में मेरे 88 मार्क्स आए थे, उसने इंग्लिश में ही आए थे वो. तो वो हमेशा से मेरा एक वीक पॉइंट भी रहा है कि कॉम्प्रीहेंशन एंड एवरीथिंग. तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. एंड वंस यू गेट द नैक ऑफ इट, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा हाउ यू विल हैव टू राइट योर ऐसे, हाउ टू मेंटेन द फ्लो. तो आई वुड से ऐसे के लिए तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है, दैट इज़ प्रैक्टिस. और अगर आप, और इसमें मैं ये ज़रूर कहूँगा कि टॉपर कॉपी ज़रूर देखिए. मैंने बहुत ज़्यादा फॉलो करी थी पिछले 4-5 साल की, कि हाउ दे राइट द एसेस, क्योंकि आपको यू गेट एन आइडिया कि व्हाट एक्चुअली यू हैव टू राइट, क्योंकि उन कॉपीज़ को ही मार्क्स मिले हैं, स्पेशली जब वो वहाँ जाके उन्होंने लिखा है. तो यू विल गेट एन आइडिया कि फॉर्मेट क्या होना चाहिए ऐसे लिखने का. मेरे लिए दैट वर्कड, एंड आई होप कि वो आपके लिए भी वर्क कर पाए. And I would like to know what was your 10 day before the mains. What were you doing? What did you thought कि अब इस 10 दिन में मेरे को क्या करना है? सर मतलब यूजुअली 10 days बिफोर मैं टेस्ट बहुत ज़्यादा लिख रहा था उस टाइम पे, बिकॉज आई वॉज बिलीविंग कि इस टाइम पे मैं कुछ नया पढ़ूंगा दैट वॉन्ट बी ऑफ मच यूज टू मी रादर दैन कि रिवाइजिंग व्हाट आई हैव ऑलरेडी रेड. तो लास्ट के 7 days या फिर 10 days मैंने टेस्ट, डेली मैं 2 टेस्ट लिखता था, बिकॉज यू हैव टू हैव स्पीड ऑल्सो. और वहाँ पे आपको 2 टेस्ट ही लिखने हैं, मतलब ऐसा भी नहीं है कि दैट यू हैव टू गो ओनली फॉर 3 hours. इट इज़ अ 6 hour मैराथन एंड इट इज़ फॉर 3 days. फ्राइडे, सैटरडे, संडे यू विल बी कम्प्लीटली एंगेज्ड बिफोर यू गेट द ब्रेक फॉर द नेक्स्ट वीक. तो उसके लिए आपको मेंटली भी प्रिपेयर होना पड़ेगा दैट यू हैव टू राइट 2 questions एंड यू वॉन्ट बी गेटिंग एनी टाइम. क्योंकि कहने के लिए टाइम होता है बीच में, 1.5 या 2 hours या 3 hours का गैप होता है, बट जब तक आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलते हैं एंड यू हैव टू रिपोर्ट बैक टू द एग्जामिनेशन हॉल 30 minutes प्रायर, तो यू ओनली गेट 1.5 hour ऑफ ब्रेक. इट इज़ नॉट दैट यू गेट अ 3 hour ब्रेक. तो आपको उसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा. तो उस टाइम पे तो आई वॉज राइटिंग क्वेश्चंस एंड 2 days बिफोर माई मेंस आई वॉज डन कि अब मैं कुछ नया नहीं पढ़ूंगा. मैं बहुत लाइट स्टडी करता हूँ एग्जाम से 2-3 दिन पहले. उस टाइम पे आई वॉन्ट गो फॉर एवरीथिंग और एनीथिंग. Couple some mains questions can we take? Yeah, we can take mains related questions. Yeah. Then we'll come back to the optional. So other than the optional, anything about mains, please ask. हेलो सर, पहले तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस आपको एंड ऑल द बेस्ट आपको फ्यूचर जर्नी के लिए. सर क्वेश्चन ये था कि मेंस में अपने आंसर्स को इंटरडिसिप्लिनराइज कैसे करें, अलग अलग GS पेपर्स से लिंक कैसे कर सकते हैं? आई वुड से कि लिंकिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, पर लेकिन आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी होना पड़ेगा. जैसे हिस्ट्री का क्वेश्चन है, यू कांट लिंक इट विद एनीथिंग न्यू. वहाँ पे आपको वही लिखना पड़ेगा दैट द क्वेश्चन इज आस्किंग, और
हिस्ट्री के क्वेश्चन यूजुअली बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक क्वेश्चंस वो लोग पूछते हैं, बहुत ज़्यादा ब्रॉड क्वेश्चंस दे डोंट आस्क कि मतलब व्हाट यू हैव टू राइट, एंड सिमिलर गोज फॉर अदर सब्जेक्ट्स एज वेल. मैं कहूँगा इंटरलिंकिंग आपको चाहिए होती है इन GS4 ऑफ योर एथिक्स. वहाँ पे यू कैन यूज़ कंटेंट थ्रू आउट योर GS की मैं यहाँ से एग्जांपल ले सकता हूँ, यू कैन टेक एग्जांपल फ्रॉम एनीवेयर. तो GS4 में दैट यू कैन डेफिनेटली यूज़. इन इकोनॉमी यू कैन इन सर्टेन प्लेसेस यू कैन यूज़ इंटरलिंकिंग ऑफ द सब्जेक्ट्स, बट मैं आई बिलीव IR स्पेशली वहाँ पे भी आप थोड़ा सा इंटरलिंकिंग कर सकते हैं विद इकोनॉमी, विद सिक्योरिटी एंड एवरीथिंग. तो इन 2-3 सब्जेक्ट के अलावा आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा इंटरडिसिप्लिनरी आपको कुछ लेकर आना पड़ेगा, बिकॉज वो स्पेसिफिसिटी ऑफ द क्वेश्चन जो है वो भी आपको आंसर करनी है कि यू हैव टू आंसर व्हाट द क्वेश्चन इज, व्हाट इज डिमांडिंग फ्रॉम यू. अगर आप डेविएट करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिल पाएंगे आई बिलीव. तो उस बात का ज़रूर ध्यान रखिए. एथिक्स में आप इसको डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, IR में से यूज़ कर सकते हैं, तो डैट विल हेल्प यू अ लॉट. और अदर देन दैट आई वुड से कि अगर आपको यूज़ ही करना है, अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास कंटेंट नहीं है, तो एक तो आंसर्स लिखिए जितना आप कर सकें, और डोंट वरी अबाउट टाइम इन द इनिशियल फेसेस. आप टेक योर टाइम, 15 मिनट्स 20 मिनट्स, राइट अ गुड आंसर, क्योंकि स्पीड आपकी बन जाएगी व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग बिफोर योर मेंस. तो फोकस आप उस टाइम पे कंटेंट पे आप आराम से कर सकते हैं कि थिंक एंड देन राइट. तो डोंट बी इन अ रश. अगर आप इनिशियल फेजेस में हैं तो रश में बिल्कुल मत रहिए, आराम से आंसर्स को अपने लिखिए और उनको एनालाइज करिए कि अगर आपको बाद में लगे कि कुछ मुझे नया पता चला है, तो मेक अ नोट ऑफ इट. अपने जो स्टैटिक नोट्स हैं वहाँ पे उसको लिख लीजिए, तो दैट विल हेल्प यू अ लॉट. ओके, थैंक यू सर. Any more questions for Means? Yeah, please. Hello, sir. Congratulations on your success. I would like to ask, what was the role of, how did you value addition, जो toppers usually कहते हैं? So how did you go about it? And second, I wanted to ask you, did you make syllabus pointers-wise notes or something to prepare content for your answers? Or did you rely more on themes and going just maybe for example in GS3 जैसे एग्रीकल्चर है तो आपने ब्रॉड सेक्शन कैसे नोट्स बनाए या वेरी डिटेल्ड PYQ ओरिएंटेड नोट्स? सो दीज आर माय 2 क्वेश्चंस. तो पहला क्वेश्चन जो आपका वैल्यू एडिशन का है, आई वुड से कि हर पेपर की वैल्यू एडिशन अलग से होती है. हिस्ट्री में यू हैव टू राइट, मतलब जो आप पढ़ते हैं प्रीलिम्स में, इंस्क्रिप्शंस हो गया या फिर कोई मॉन्यूमेंट हो गया, टेम्पल्स हो गए, तो इफ़ यू आर एबल टू गिव दीज एग्जांपल्स कि ये इस सेंचुरी में था या फिर इस डायनेस्टी ने ये किया, बिकॉज इस बारी तो क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक उन्होंने पूछ लिए थे. दे वर आस्किंग पर्टिकुलरली अबाउट द डायनेस्टीज दैट यू हैव टू राइट अबाउट. तो अगर आपने वो पढ़ रखा है तो वहाँ पे आपकी वैल्यू एडिशन डायरेक्टली हो जाएगी. सिमिलरली अगर आप जोग्राफी की बात करें, वहाँ पे जोग्राफी में आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन होता है. इट इज़ मोस्टली स्टैटिक ओरिएंटेड ही रहता है वो क्वेश्चन. और वहाँ पे आप करंट अफेयर्स यूज़ कर सकते हैं कि क्लाउड बस्ट हुआ जैसे कहीं पे, तो फिर यहाँ पे हुआ कि हमने इस टाइम पे देखा, क्यों हुआ वहाँ पे, इसी टाइम पे क्यों हुआ, तो वहाँ पे आप वो यूज़ कर सकते हो. पॉलिटी की वैल्यू एडिशन आई वुड से आर्टिकल्स डेफिनेटली, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स जो हैं वो आपको हेल्प करेगी. किसी कमेटी की रिकमेंडेशंस आई है रिगार्डिंग कोई इशू है, वो आपको हेल्प करेगा, दैट विल हेल्प यू इन वैल्यू एडिशन. सिमिलरली गवर्नेंस में करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे. और IR तो बेसिकली मोस्टली करंट ओरिएंटेड ही होता है. वहाँ पे तो आप जितना ज़्यादा यूज़ कर पाएँ उतना ज़्यादा अच्छा है. मतलब वैल्यू एडिशन भले ही आप साइंस एंड टेक का हो या फिर किसी भी चीज़ का हो, कोई डिफेंस की वैल्यू एडिशन हो गई हो या फिर इंडिया की कोई स्कीम हो या फिर कुछ हमने कुछ डेवलप किया है, तो वो करंट से आ जाएगा. और IR वैसे भी आई थिंक दैट इट इज़ वेरी करंट ओरिएंटेड, तो वो आपको ज़रूर हेल्प करेगा. इकोनॉमी में देयर इज़ ऑलवेज डेटा, बट डोंट ओवर डू इट, बिकॉज आपको याद ही नहीं रहेगा. इतना ज़्यादा डेटा होता है दैट आप टेक्निकली इट इज़ नॉट पॉसिबल, वो सब मिक्सअप हो जाएगा एंड यू विल एंड अप कोटिंग द रॉन्ग डेटा. और अगर एग्जामिनर को वो डेटा पता है कि ये गलत है, तो फिर इट विल बी अ वेरी नेगेटिव इंप्रेशन फॉर यू. तो डेटा, मिनिमम डेटा याद रखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, जैसे इंडिया के एक्सपोर्ट्स कितने हैं, इंपोर्ट्स कितने हैं, इन्फ्लेशन क्या चल रही है, रेपो रेट कितना है, या ये सब है. तो इफ़ यू आर एबल टू राइट इवन द बेसिक डेटा, तो वो आपकी वैल्यू एडिशन वहाँ पे ज़रूर करेगा. और इकोनॉमी में अगेन कमेटी की रिकमेंडेशंस बहुत ज़्यादा आती है, और इंटरनेशनली क्या हो रहा है, हम किसी दूसरी कंट्री से क्या चीज़ सकते हैं, वो आप लिख सकते हैं वहाँ पे. साइंस एंड टेक इन्वायरमेंट आई अगेन बिलीव बहुत ज़्यादा करंट ओरिएंटेड है, वहाँ पे आपको वही हेल्प करेगा. और डिज़ास्टर ऑल्सो वहाँ पे कुछ वैल्यू एडिशन होता नहीं, आप रिसेंट इवेंट्स कोट कर सकते हैं नेशनली एंड इंटरनेशनली, तो वो आपको वहाँ पे वैल्यू एडिशन में हेल्प करेगा. और रिगार्डिंग की नोट्स मैं कैसे बनाता था, तो मैं ब्रॉड थीम वाइज नोट्स बनाता था. मैं आई डोंट मेक डिटेल्ड नोट्स. जैसे आपने एग्रीकल्चर की बात करी, तो माइक्रो इरीगेशन पे अगर मुझे नोट्स बनाने हैं, आई विल स्टडी स्प्रिंकलर, आई विल स्टडी ड्रिप, पर लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा. आई विल गो थ्रू 1 to 3 स्कीम्स दैट द गवर्नमेंट हैज़ एंड दैट्स इट, बिकॉज
मेंस में यू हैव टू रिप्रोड्यूस व्हाट यू वांट टू डू, वहाँ पे आपको पॉइंट्स ज़्यादा से ज़्यादा लिखने हैं. अगर आप वहाँ पे एक्सप्लेन करने का बहुत ज़्यादा स्कोप होता नहीं आई थिंक इन मेंस. अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने लग जाएंगे तो आप 1-2 पॉइंट्स में आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास स्पेस भी लिमिटेड है मेंस के आंसर में. तो ब्रॉडली याद रखिए इस स्कीम में ये हो रहा है या फिर वो हो रहा है, क्योंकि आई डोंट थिंक मेंस के लिए आपको बहुत ज़्यादा डिटेल नोट्स की ज़रूरत है जो प्रीलिम्स में आपको नीड होती है. सर जस्ट वन फॉलो अप, आई वुड लाइक टू आस्क यू सर, जैसे आपने प्रीलिम्स में PYQs की बात की, तो वैसे मेंस में PYQs को कैसे यूज़ कर सकते हैं? सेम यार, बिल्कुल सेम. मतलब क्वेश्चंस मतलब रिपीट भी होते हैं. ऐसा बिल्कुल नहीं है कि क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते. स्पेशली GS3 में तो पेपर में से क्वेश्चन रिपीट होते ही होते हैं, कि कुछ तो स्टैटिक पार्ट डायरेक्टली दे आस्क इन वन और द अदर वे. फूड प्रोसेसिंग पे अगर क्वेश्चन आएगा तो वो 4-5 साल से सेम क्वेश्चन आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी क्या स्कीम्स है, क्या चैलेंजेस है, क्या वे फॉरवर्ड है. तो PYQs आपको वहाँ पे भी हेल्प करेंगे. एथिक्स में आपको हेल्प करेंगे. कोड्स डायरेक्टली रिपीट होते हैं कि ये कोड पहले आ गया, ये कोड दोबारा आ गया, उसके बारे में आपने क्या सोचा हुआ है वो लिख दो. केस स्टडीज़ की थीम हमेशा रिपीट होती है. 5-6 फिक्स थीम है. इन्वायरमेंट की थीम है, करप्शन की थीम है, टीम वर्क की थीम है, और आपके कोऑर्डिनेशन की थीम है. ये 4-5 थीम्स हैं. अगर आप वो समझ जाएंगे आपको लगेगा सारी केस स्टडी सेम है, बस इन्होंने सिचुएशन बदल दी, नेम चेंज कर दिया और आंसर आपका सेम ही रहेगा. तो वो आपको PYQs जब आप सॉल्व करेंगे, जब आप रीड करेंगे, वो धीरे धीरे आपका इंट्यूशन अपने आप उसमें डेवलप होना शुरू हो जाएगा फिर. Thank you. The thing is that for advanced books, people used to say that I have read, means toppers, that for 17-80 times they had read Lakshmikant as well as same for Spectrum. So what do you think? What about you, sir? ऑनेस्टली मैंने आज तक स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ी. अगर किसी को लगता है कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम बहुत ज़रूरी है, मैंने आज तक स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ी. पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत इज़ दी बुक. वो तो आपको पढ़नी पड़ेगी, 4-5 बारी वो बुक पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि पॉलिटी में निटी-ग्रिटीज़ बहुत ज़्यादा है. दे विल चेंज जस्ट द प्रेसिडेंट विद द पार्लियामेंट और आपका क्वेश्चन चेंज हो जाएगा बिल्कुल कि कौन परमिशन देता है. तो पॉलिटी बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट स्पेसिफिक है. पर मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छी बात है इफ़ यू आर रिवाइजिंग बुक्स. यहाँ पे वही बात आ जाती है कि कीप योर सोर्सेज वेरी लिमिटेड और रिवाइज करिए जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं. अगर आप सोर्सेज डाइवर्सिफाई कर पाएंगे, आपका टाइम खुद ही नहीं होगा कि आप मैं रिवाइज कैसे करूँ. तो कीप योर सोर्सेज लिमिटेड और जितना पॉसिबल आपसे हो सके उसको रिवाइज करिए. नॉट नेसेसरली कि 17-18 टाइम्स आपको करनी है. जब आपको लगे कि दैट आई एम कंफर्टेबल, 4-5 बारी, 3-4 बारी, जब भी आपको लगे कि इतनी आइटरेशंस मेरी हो गई है. और ये आपको तब पता चलेगा जब आप क्वेश्चंस कर लेंगे. इफ़ यू आर एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस, इफ़ यू आर एबल टू थिंक ऑन दैट लाइन, you will be very comfortable here. So follow-up question was the same as you said about the Spectrum. The question was this: Spectrum or Shekhar Chandra Upadhyay, the other book? स्पेक्ट्रम तो पढ़ी नहीं सर ने, कैसे बताएंगे फिर? नहीं, what have you read for modern history? That I want to ask, sir. या मॉडर्न हिस्ट्री आई रेड माई क्लास नोट्स और मेरे प्रिंटेड नोट्स जो थे. मैंने कोई स्टैंडर्ड बुक मॉडर्न हिस्ट्री के लिए फॉलो नहीं करी. What do you think about Shekhar Chandra Upadhyay? If you have any opinion about it, I have not you even haven't seen read, that but book. if you are मैंने वो having किताब खोल के भी नहीं देखी है, तो I can't comment on it. okay, thank you, sir. Okay, then we can move on to now optional, right? And so, why did you choose sociology? How did you came to this decision कि I will go with sociology? मोस्टली तो सर यही है कि कंप्यूटर साइंस है ही नहीं. मतलब इफ इट वाज देयर आई वुड बी वेरी कंफर्टेबल गोइंग विद कंप्यूटर साइंस. आई वाज वेरी कंफर्टेबल इन माय सब्जेक्ट्स ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन. बट बाद में यही हुआ कि सब्जेक्ट चेंज करना ही है. सो व्हाट आई यूज्ड टू डू कि आई गॉट इनटू क्लासेस ऑफ फ्यू सब्जेक्ट्स लाइक जो फेमस रहता है हमेशा, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, PSIR. तो सबकी एक 2 क्लासेस ली. एंड सोशियोलॉजी में फिर अपने आप इंटरेस्ट बनने लग गया. और फिर वो 2-3 चीज़ें भी है कि दैट इट हेल्प्स यू. मतलब बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं है और छोटा सिलेबस है. तो धीरे धीरे हुआ, फिर गाइडेंस अच्छी मिल गई. आई गॉट इनटू क्लासेस एंड एवरीथिंग. तो आई कंटिन्यूड विद इट कि सोशियोलॉजी आई कैन हैंडल इट. तो वो बन गया फिर. And how many here we have from sociology? So a lot of half. Very popular. Okay, so sociology questions you should probably be asking them. Please ask. Anything you want to know specifically? Akash, the mark sheet is still not out. So, where are you expecting to be scoring the highest? You've got a very good main score. You have 831, right? So, which subject do you think really did something special? Mostly I believe it will be my optional only. Optional only. I'm expecting 280 to 300, somewhere in this range in my optional. Yeah, that becomes a game changer. Yeah.
Good afternoon, sir. Nandan Sharma here. First of all, congrats for securing All India Rank 5. I just want to ask, like, paper first is more of the statical in sociology, but paper second is more dynamic, and we have also the society portion in GS also. So how to manage to write an answer more of the sociological sense in paper 2, and how to link scholarly perspective if we have a lot of scholars, and how to remember those scholars to write in the GS in optional. Yeah, paper 1 definitely you said it is static oriented. मतलब बहुत ज़्यादा मतलब I would again say PYQs पेपर 1 में आपने देखा होगा रिपीट हो रहे थीम्स, नॉट बहुत ज़्यादा नए थीम्स है भी नहीं क्वेश्चन में, एंड सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है नहीं, तो दैट लीव्स मतलब स्कोप भी बहुत ज़्यादा नहीं है कि दैट दे कैन आस्क वेरी न्यू क्वेश्चंस. तो और रिगार्डिंग द सेम आप मतलब आपके पास नोट्स होंगे आई बिलीव पूरा आपका, मतलब कीप योर स्टडी मटेरियल कंसाइज, उसको बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई मत करिए कि इफ़ आई एम रीडिंग अ 400 पेज बुक और वहाँ से मुझे 5 नए स्कॉलरली पर्सपेक्टिव मिल गए, आई डोंट थिंक कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आपको यहाँ पे फेवर करता है, तो वहाँ पे आपको अपने सोर्सेज कम रखने पड़ेंगे. और पेपर 2 बहुत ज़्यादा डायनामिक ओरिएंटेड है, वहाँ पे आई वुड से कि डोंट ओवरडू थिंकर्स. अगर आप 1-2 थिंकर भी लिख सकते हैं, गोरे का पर्सपेक्टिव है या फिर एम एन श्रीनिवास का पर्सपेक्टिव है, किसी का भी पर्सपेक्टिव है, तो 2-3 थिंकर्स इन अ क्वेश्चंस विल सफाइस. यू डोंट हैव टू राइट 6-7 थिंकर्स इन एवरी क्वेश्चन, वरना वो पेपर भी बहुत ज़्यादा मैकेनिकल हो जाएगा. सोशियोलॉजी में आई बिलीव मैंने ये किया भी है अपने एग्जाम में कि मैंने अपना पर्सपेक्टिव ज़रूर ऐड किया है आंसर्स में, व्हाट आई बिलीव कि क्या हो रहा है क्यों हो रहा है, क्योंकि स्पेशली इन पेपर 2 वहाँ पे इंडियन सोशियोलॉजिस्ट हमारे पास बहुत ज़्यादा है भी नहीं कि हम बहुत ज़्यादा पर्सपेक्टिव्स ऐड कर पाए. पेपर 1 में वी हैव मैनी पर्सपेक्टिव्स एंड वी हैव वेरी स्कॉलर्स की जहाँ पे हम अच्छे से उसको लिख पाते हैं, पर पेपर 2 में ये पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पे आप अपने बारे में भी मतलब जो आपका है जो आपने पढ़ा है उसके बारे में भी लिख सकते हैं. बहुत सारे क्वेश्चंस शायद मेरे होंगे जहाँ पे मैंने कोई भी थिंकर मेंशन नहीं किया होगा इन सोशियोलॉजी के मेरे आंसर्स में, तो आई डोंट थिंक कि ये बहुत बड़ा फैक्टर है. अगर आप क्वेश्चन की डिमांड को हिट कर पा रहे हैं डायरेक्टली व्हाट द क्वेश्चन इज एक्चुअली आस्किंग फ्रॉम यू, तो यू विल बी एबल टू डू गुड. 1-2 thinkers per question that will suffice. But sir, how to avoid like writing the more of the GS oriented? Like we have to write something in sociological sense, and if you're not quoting 1 or 2 thinkers, then our answer is more of the GS oriented. GS oriented you will think कि it is GS oriented, but अगर आप सोशियोलॉजी जब आप पढ़ लेंगे तो you will definitely get some more perspectives. आपको लगेगा कि ये GS का आंसर है, पर लेकिन आंसर शायद सेम भी हो, कि वो सोशियोलॉजी का भी आंसर हो और वो GS का भी आंसर हो, क्योंकि इशू सेम है. तो ज़रूरी नहीं है कि उस पर स्टडी हुई हो, और वही मैंने कहा कि यू हैव टू राइट योर ओन पर्सपेक्टिव वहाँ पे. तो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इज़ नॉट लाइक कि दैट इट इज़ ओनली द पर्सपेक्टिव ऑफ अ पर्टिकुलर थिंकर दैट हु हैज स्टडीड इट ऑलरेडी. तो अगर आप अपना पर्सपेक्टिव कहीं से भी ऐड कर सकते हैं कि आई बिलीव कि ये 1-2 चीज़ें हैं जो इस इशू के पीछे हैं, तो दैट विल ऐड वैल्यू टू योर आंसर्स. तो अगेन मैं यही कहूँगा कि डोंट गो फॉर थिंकर्स ऑलवेज, 1-2-3 थिंकर्स दैट यू कैन रिमेंबर ऑन दैट डे, दैट विल सफाइस. वो बहुत ज़्यादा अगर आप ओवरडू भी कर देंगे तो पेपर बहुत मैकेनिकल हो जाएगा, एंड यू विल थिंक कि मैं सिर्फ और सिर्फ रटी रटाई चीज़ें लिख रहा हूँ, उसने एग्जामिनर विल थिंक दैट ही हैज़ नॉट अप्लाइड हिज ओन माइंड इन द क्वेश्चन. तो प्लीज़ अवॉइड दैट ऑल्सो. मैं आई बिलीव इन माई पर्सनल ओपिनियन, इट माइट बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्सन. Thank you, sir. Thank you. And like, what is your one key insight about sociology that the students should definitely follow? सर अगेन आई वुड से कि एक तो सोर्सेस मैं बहुत लिमिटेड रखता था अपने, बिकॉज बहुत ज़्यादा सोर्सेस अवेलेबल सोशियोलॉजी के स्पेशली. तो पेपर 1 में आई वॉज वेरी लिमिटेड, मेरे क्लास नोट्स से, मेरे प्रिंटेड नोट्स से, और मैं एक रेफरेंस बुक फॉलो करी है मैंने. बहुत ज़्यादा बुक्स मैंने पढ़ी भी नहीं. अगर किसी को लग रहा है कि मैंने हरलम्बस ही पढ़ ली, मैंने रिट्जर भी पढ़ ली और मैंने सब कुछ पढ़ लिया, मैंने नहीं किया है. मैंने आज तक हरलम्बस खरीदी भी नहीं है. तो अगर किसी को ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़नी पड़ती है, दैट इज़ नॉट ट्रू. तो वो भी है. एंड सेकेंडली आई वुड से पेपर 2 बहुत ज़्यादा डायनामिक पेपर है, उसमें आपको मटीरियल मिल भी नहीं पाएगा. जो मटीरियल है यू विल बी कवरिंग इन योर क्लासेस वेरी वेल. तो अगर आप उसी को रिप्रोड्यूस कर पाएँ, अगर आपने उसी को बहुत बारी अच्छे से अगर रिवाइज कर रखा है, अगर आप उसे रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं, यू विल बी एबल टू राइट अ डिसेंट इनफ आंसर. Preparing for the UPSC Civil Services examination demands strong preparation across all mains papers. And when it comes to scoring well in the mains, your optional subject plays a crucial role. A good performance in your optional paper can be the difference between just qualifying and securing a top rank. To help you build a strong conceptual foundation and improve answer writing, Vision IAS presents the Optional Classroom Program 2026, available in both live online and classroom offline modes. Subjects offered: Geography, Sociology,
Political Science and International Relations. Batch starts from 20th June, 2 p.m. Physics. Classes start from 15th July. Looking for expert mentoring to crack UPSC? Lakshya Mentoring Program is your answer, a personalized, expert-led path from preparation to performance. If you are targeting prelims 2025, here is what is in store with batch starting from 14th March. One-on-one mentoring with UPSC experts. Tailor-made strategy to match your needs. Regular MCQ-based assessments, CSAT support. Access to live quiz, Sandhan personalized tests, Lakshya prelims practice tests. Planning for the long game prelims, mains and interview 2026. Lakshya Integrated Mentoring Program 2026 gives you a head start with batch starting from 15th March. Year-round mentoring support, structured preparation calendar. Prelims to interview coverage including GS, CSAT, ethics, essay, and personality test guidance. Regular evaluation, customized feedback, and adaptive planning. Regular group and one-on-one session with mentors. Integrated current affairs preparation with digital current affairs platform. So any more question related to optional? In general, optional से भी अगर कोई, if you people want to ask something. Okay, then we will move to. Yeah. One more thing, particularly about sociology, I want to ask is that you also have Indian society in your general studies paper. Again, do you think there's a distinction when you go the other way around? Like somebody who has studied sociology, how much of sociology can he drive into all those other papers? Like Indian society particularly. Yeah. Yes, ma'am. मतलब you will have an edge definitely if you are writing मतलब society के answers in GS1. But I want मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि don't overdo it. अगर आप बहुत ज़्यादा technical answer उसे बना देंगे तो फिर then it will look like a sociological answer. तो please don't do it. और similarly वही है कि you will get a better perspective of answering the question, but you have to limit कि कहाँ पे मुझे रुक जाना चाहिए. In sociology, in optional paper, be it any optional, you have to be technical. क्योंकि वो अच्छी लेवल का आपका प्रिपरेशन एक्सपेक्ट करते हैं इन योर ऑप्शनल पेपर दैट माइट नॉट बी एक्सपेक्टेड इन अ जीएस पेपर. तो जीएस पेपर अगर जनरल ही होगा तो इट विल बी बेटर रादर देन मेकिंग इट टू टेक्निकल. एंड इन ऑप्शनल बी टेक्निकल, बी मोर सब्जेक्ट स्पेसिफिक इन योर ऑप्शनल आंसर्स. Like I have a one offbeat question here, right? You are from somebody from technical background, and so what was your social media usage, or how did you manage your social media consumption? Because it has become a huge issue, right? But that's not unique to technical people, no? That's for everybody. I'm saying here might have more chances of it. Okay. Computer science, right? On computers. Right. Tell us. Yes, ma'am, I was off social media for 2.5 years. Now he's probably there, right? Yes, ma'am. Now I am there. I installed it the next day after I got my result. So I was off social media for many days. And that is what I wanted to know. Like, what made you think कि ये मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए अभी? सर मतलब मैंने अपने आप को देखा है. आई नो व्हाट आई एम वीक एट. मतलब अगर मैं आज भी रील स्क्रॉल करना शुरू कर दूं तो 1.5-2 आवर्स गायब हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता कहाँ चले गए. तो एवरीबॉडी सेम, वी आर ऑल इन सेम बोट. वो कॉलेज डेज से ही समझ आ गया था कि बहुत ज़्यादा टाइम इसमें लग रहा है. तो फिर और शुरुआत में तो शायद मैं इतना सीरियस भी नहीं था, बट जब प्रिपरेशन में सीरियस हुआ तो मुझे लगा कि यार नाउ आई हैव टू मैनेज माई टाइम. तो सब डीएक्टिवेट करके सब डिलीट करके फिर छोड़ दिया. So how does that work? What about withdrawal symptoms of that addiction? मैं धीरे धीरे होता भी है. मतलब मैं तो अपना मोबाइल ही छुपा देता था. मतलब आई यूज्ड टू स्टडी इन अ डिफरेंट रूम एंड आई यूज्ड टू पुट माय मोबाइल इन अ डिफरेंट रूम, तो ताकि वो दिखे ही ना. तो नोटिफिकेशन जब ब्लिंक होती है तो वो एक आपका एक अटेंशन तोड़ देती है. तो मैं तो यही करता था कि माय मोबाइल इज इन डिफरेंट रूम एंड आई एम इन अ डिफरेंट रूम. तो ये होता था मेरे साथ. तो This is, I think, probably the most difficult part of the preparation, no? Not having your cell phones with you, because we always find some justification कि अरे इसमें अभी ChatGPT पे I'll look something up or something, no?
यस मैम, मतलब मैं इसीलिए लैपटॉप यूज़ करिए, मतलब आई थिंक क्या कि मोबाइल हेल्थ डिवाइसेस में आप ज़्यादा टाइम, क्योंकि आप कंफर्टेबल हो जाते हैं थोड़ा उन्हें यूज़ करते हुए, लैपटॉप डेस्कटॉप वगैरह आप यूज़ करते हैं तो उसमें एक रहता है कि यू आर एंगेज्ड वेरी मच इन दोज थिंग्स। तो लैपटॉप यूज़ करिए, अगर डेस्कटॉप है वो यूज़ करिए। मेरे लिए तो दैट वर्क, बट नॉट फॉर एवरीवन आई थिंक। And one more question related to this only is stress management. So, like, this is a very tedious journey, and there are ups and downs. So, what made you like, to sail through? Ki, like, let's do it, let's do it. So, how did you manage your stress part, or how much stressed you were in this journey? स्ट्रेस सर, देयर आर हाइज एंड लोज ऑलवेज, मतलब लोज भी होते हैं, 2-3 दिन के लोज होते हैं कि जब कुछ पढ़ने का मन नहीं करता बिल्कुल भी, कि यू आर डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन और रिजल्ट्स नहीं आ रहे। तो मेरा तो ये होता था, मैं सब कुछ बंद करके सो जाता था बहुत देर तक के लिए, कि जब तक नहीं उठूंगा जब तक खुद नहीं उठूंगा। तो ये अपने आप को पुश नहीं करता था मैं उस टाइम पे, और मैं बाहर चला जाता था 2-3 दिन के लिए, अगर इफ़ आई थिंक कि बहुत ज़्यादा बर्नआउट हो गया। अपने दोस्तों के साथ मिलिए, एंगेज विद योर फ्रेंड्स, एंगेज विद योर फैमिली, और ठीक है इफ़ इन अ मंथ और 2 यू आर टेकिंग अ ब्रेक, इट्स डेफिनेटली फाइन, क्योंकि एक तो इन्वायरमेंट ऐसा हो जाता है दैट यू आर ऑलवेज स्टडिंग, और इसमें ग्राइंड ये है कि दैट यू आर डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन एंड ऑन अ डेली बेसिस, और आपको फिनिश लाइन नहीं दिख रही कि यहाँ तक मैं पढ़ लूँगा एंड देन आई विल बी थ्रू। तो वो आपके ऊपर एक प्रेशर ज़रूर जनरेट करती है, तो उसको ब्रेक करने का यही तरीका है कि टेक अ गैप, 3-4 दिन के लिए प्लीज़ अलग हो जाइए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो 3-4 दिन हर हफ्ते आ रहे हैं कि 3 दिन पढ़े और 4 दिन के लिए गायब हो गए, वो भी नहीं करना है, बिकॉज फिर आप बहुत ज़्यादा पीछे हो जाएंगे। 1 महीने में, 2 महीने में, जब भी आपका मन करे टेक अ ब्रेक, अपने दोस्तों के साथ एंगेज करिए, अपनी फैमिली के साथ एंगेज करिए, प्लीज़ कट ऑफ मत होइए, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए, गाने सुनिए, डांस करिए, जो आपको मन करे वो करिए, बट बी हैप्पी इन योर प्रिपरेशन, वो बहुत हेल्प करेगा आपको। Akash, tell us about your group of friends also. So, do you have like UPSC preparing friends, or you have non-UPSC preparing friends? Both मैम, मतलब I have both, मतलब I have been born and brought up in Delhi only. Yeah. तो I did not have to come to Oren or stay alone. I am fortunate enough I think. तो मतलब जो मेरे स्कूल फ्रेंड्स हैं, मेरे कॉलेज फ्रेंड्स हैं, आई एम स्टिल इन कॉन्टैक्ट विद देम, और मेरे UPSC प्रेप के फ्रेंड्स भी हैं, वो भी मतलब दोनों आपको हेल्प करेंगे। UPSC प्रेप वाले फ्रेंड्स दे विल हेल्प यू इन योर मोटिवेशन, बट UPSC नॉन UPSC वाले फ्रेंड्स, वो आई थिंक दे आर मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो थोड़ा सा आपको वो घूमने जाएंगे ना, वो डिटैच करेंगे, वो आपको घूमने लेके जाएंगे, वो कुछ अलग बताएंगे, प्रिपरेशन से अलग बात करेंगे कि यार इस बार ये हो गया, ये वो दे आर नॉट इंटरेस्टेड कि तुम क्या कर रहे हो, वो कहेंगे कि आजा ये पढ़ाई की बात मत करियो, कुछ और करियो। तो वो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आई थिंक उनके साथ एंगेज रहिए, अपने स्कूल कॉलेज फ्रेंड्स के साथ ज़रूर एंगेज रहिए, बिल्कुल। So now moving on to interview, right? And you have got a very good score in 206, right? 201. That's very good score. Like anybody can dream of score 200s, right? So how was your day of interview? First, you tell us that, and then how did you go through it? Like what did you do for your interview preparation? डे ऑफ इंटरव्यू सर मेरा आफ्टरनून में था इंटरव्यू, तो 1 PM इज़ द रिपोर्टिंग टाइम फॉर द आफ्टरनून सेशन। तो मेरा यही था कि सुबह सिर्फ मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा था उस दिन का, और कुछ नहीं, सिर्फ मैं, और वो भी एक ही न्यूज़पेपर पढ़ा था, कि बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर उस दिन भी पढ़ता तो फिर वही होता कि सब मिक्सअप हो जाता। एक न्यूज़पेपर, बट मैंने डिटेल में उसे अच्छे से 2-2.5 घंटा लगा के आराम से उसको अच्छे से कवर किया था। इवन द छोटी छोटी चीज़ें आए, मतलब यू रीड ट्रांसक्रिप्ट्स ड्यूरिंग योर इंटरव्यू प्रेप, आपको समझ आ जाता है व्हाट दे आर आस्किंग। तो आई स्टिल रिमेंबर कि एक कैंडिडेट वॉज आस्क्ड कि आज का AQI क्या है, एंड सिंस आई एम फ्रॉम दिल्ली, तो वो एक बहुत ज़्यादा बर्निंग टॉपिक है दिल्ली में एयर पोल्यूशन का, तो मैं ये भी याद करके गया था कि आज का AQI क्या था, कि सब कुछ था। तो ये निटी ग्रिटीज़ अगर आप उस दिन पे याद रखेंगे तो फिर वो आपको कॉन्फिडेंट भी बनाएगा थोड़ा सा। तो और बेसिकली और कुछ भी मैंने नहीं पढ़ा था, और सीधा इंटरव्यू गए, वहाँ पे आई वॉज 4th in line जब मेरा हुआ, तो आई वॉज इन दैट रूम फॉर अबाउट 2 hours बिफोर माई इंटरव्यू इवन बिगैन। 1 2 3 इट स्टार्टेड अबाउट 4। तो उस टाइम पे भी प्लीज़, मतलब हम, आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मेरा जो ग्रुप था, जो हमारी टेबल थी, तो उसमें कोई भी पढ़ाई की बात नहीं कर रहा था, वी वर वेरी चिल, हम लोग बस इधर उधर की बातें कर रहे थे, एंड वी वर पासिंग टाइम। तो आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि वहाँ पे भी कोई स्ट्रेस ही नहीं बना मेरा। एंड इंटरव्यू मैं आपको बहुत क्लियरली कह देता हूँ, इट इज़ वेरी काम एंड वेरी कॉर्डियल। वहाँ पे ग्रिलिंग नहीं होती है जो आप यूजुअली सोचते हैं, या फिर जो आप इवन मॉक इंटरव्यूज़ में भी देखते हैं कई बारी कि बहुत ज़्यादा ग्रिल कर रहे हैं, ही इज़ नॉट नोइंग एनी आंसर्स। वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। They are very calm people, and if you don't know, you don't know. Politely decline, and they will very happily oblige with you, because they also know that you cannot know everything. तो इस बात के बारे में बिल्कुल नहीं डरना है कि इंटरव्यू इज़ वेरी डिफिकल्ट, एंड व्हाट आई विल से
they will make you very comfortable because they want to know you, and if they are not able to know you, they will not be able to evaluate you. तो प्लीज़ वहाँ पे अगर ये मिसकंसेप्शन के साथ बिल्कुल भी मत जाइएगा कि दैट दे आर देयर टू ग्रिल यू और दे विल आस्क वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस. नॉट एट ऑल. बहुत अच्छा इन्वायरमेंट होता है और यू विल एंजॉय दैट 20-25 मिनट्स की कॉन्वर्जेशन. इट विल बी वन ऑफ द बेस्ट कॉन्वर्जेशन दैट यू विल हैव. आई कैन गारंटी दैट. And preparation, yeah. प्रिपरेशन में मोस्टली मतलब आई हैड 3 months. आई हैड लॉन्ग इनफ टाइम फॉर प्रिपरेशन. तो आई गेव मैनी मॉक्स मैंने दिए थे. आई एम नॉट अ वेरी गुड स्पीकर. अब मैं शायद बोल पा रहा हूँ इतना क्योंकि मैंने 2-3 महीने में आई हैड प्रिपेयर्ड इनफ. वरना इतने मतलब इवन फॉर 10 people आई कैन नॉट स्पीक इन फ्रंट ऑफ 10 people ओनली. It's hard to guess that वैसे today. Yes ma'am. मतलब आई टोटली एग्री क्योंकि इन लास्ट 3 months मैंने बहुत इंटरेक्शन किया. आई वॉज एबल टू ब्रेक थ्रू माई फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग. तो वो दैट विल हेल्प यू. और आई वुड से फॉर इंटरव्यू योर डैफ इज़ योर की. 80% इंटरव्यू आपके डैफ के आसपास ही होगा. यू विल हैव टू प्रिपेयर इट वेरी वेल. और सिर्फ मतलब डैफ आपका मतलब मोस्टली इफ़ यू आर एंगेज विद योर इंटरव्यूअर्स एट दैट टाइम तो वो आपके डैफ में से ही आप एंगेज कर सकते हैं बिकॉज दैट इज़ समथिंग यू आर कंफर्टेबल विद. अगर इफ़ दे आर आस्किंग क्वेश्चंस ऑन योर डैफ देन यू आर इन अ पोजीशन टू आंसर दीज क्वेश्चंस वेरी वेल एज कम्पेयर टू एनी रैंडम क्वेश्चन दैट दे माइट थ्रो एट यू. तो प्लीज़ अपने डैफ को अच्छे से प्रिपेयर करिए. एंड और दूसरी तरफ देर इज़ करंट अफेयर्स. इंटरव्यू में करंट अफेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. उसको आप इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते. मैं न्यूज़पेपर्स पढ़ता था, बहुत अच्छे से पढ़ता था बिकॉज एट दैट टाइम आपको फैक्ट्स नहीं चाहिए, यू नीड ओपिनियंस. और ओपिनियंस आपको पढ़ के ही आपके डेवलप होंगे. वो एक बारी में डेवलप नहीं होंगे. वो आपके वैसे मेंस की प्रिपरेशन में या फिर पूरी प्रिपरेशन में आपके बहुत सारे ओपिनियंस डेवलप हो जाएंगे. इट्स ऑल अबाउट कि आप उन्हें कैसे बता पाएंगे इन द फ्रंट ऑफ द इंटरव्यू बोर्ड. और जो लेटेस्ट हो रहा है यू हैव टू बी मतलब आपको नॉलेजेबल होना पड़ेगा बिकॉज दैट इज़ समथिंग दैट दे एक्सपेक्ट ऑफ यू. तो दीज 2 things विल हेल्प. और मॉक दीजिए. मॉक्स मतलब इफ़ यू आर कंफर्टेबल गिव 3-4 मॉक्स मिनिमम. क्योंकि मॉक से इट इज़ नॉट दैट कि एंड फीडबैक को टेक विद अ पिंच आई वुड से. अगर और सेल्फ एनालाइज करिए. यू विल ऑलवेज गेट योर वीडियोज ऑफ योर मॉक्स ऑफ द इंटरव्यूज दैट यू गिव इन एनीवेयर. तो अपने आप को सेल्फ एनालाइज करिए कि यहाँ पे मैं शायद से ये आंसर अच्छा दे सकता था या फिर आई शुड नॉट हैव सेट दिस थिंग. तो वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा. और टेक योर फीडबैक अच्छा भी होता है बट टेक इट विद अ पिंच कि नॉट नेसेसरली आपको सब कुछ ही इम्बाइब करना है क्योंकि यू कैन नॉट चेंज योर पर्सनैलिटी इन अ मंथ और 2. यू आर वॉट यू आर. तो प्लीज़ उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है कि इंटरव्यू अच्छा नहीं गया. इट इज़ ओनली ऑन दैट डे. एवरीथिंग दैट मैटर्स इज़ ओनली ऑन द डे ऑफ योर एक्चुअल इंटरव्यू. तो डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है कि आज इंटरव्यू अच्छा नहीं गया दैट आई गॉट दिस फीडबैक और दैट वोंट मैटर एट द डे ऑफ योर इंटरव्यू. Now, Akash, now you're able to look at this whole journey. We can, look backwards and see. What do you think was that one quality or one trait which you have as a person, which you think has really become very suitable for this preparation, which has really worked for you? वन थिंग मैम आई वुड से कि आपको कंसिस्टेंट ज़रूर रहना पड़ेगा इस प्रिपरेशन में. यू कैन नॉट ब्रेक अवे फ्रॉम द प्रिपरेशन. अगर आप मतलब ब्रेक्स बहुत ज़्यादा लेंगे तो फिर आपकी वो जो फ्लो है वो नहीं बन पाएगा. आपको डेली पढ़ाई करनी ही पड़ेगी. मतलब यू हैव टू स्टडी. मतलब देयर इज़ नो अल्टरनेटिव. 6, 7, 8 मतलब मेरा कभी भी आर्ली टारगेट नहीं होता था. मेरा डेली टारगेट होता था कि आज मुझे इतना पढ़ना ही पढ़ना है. और जब वो फ्री होता था आई यूज्ड टू बी फ्री. पर लेकिन कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है. इट्स नॉट ईजी कि अगर आप ब्रेक कर दे कि 1 महीना पढ़ लिया फिर 10 दिन नहीं पढ़े. दैट वोंट वर्क. And like it is said, like if this journey does not change you, you did not do it right. So did it change you? Apart from that you got AIF 5. So what is the changes that you felt happened because of this journey? Changes definitely happen. मतलब एक तो you get very much knowledge. मतलब you will become a knowledgeable person. अगर if I see myself in 2022 when I did not have started this preparation, I was a very different person. एंड यू बिकम इंडिफरेंट. मतलब उस टाइम पे मैं शायद इंडिफरेंट था कि व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड मी. बट लेकिन आज अगर आप कुछ पढ़ते हैं या फिर आज अगर आप कुछ देखते हैं तो फिर यू विल बी एबल टू लिंक दीज थिंग्स. तो फिर इट मेक्स यू वेरी नॉलेजेबल. इट मेक्स यू अवेयर पीपल. मतलब आपको समझ आता है कि व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड यू एंड योर वर्ल्ड. तो ये एक बहुत बड़ा चेंज होता है कि जो यूपीएससी की प्रिपरेशन आपके साथ करती है. एंड यू विल ऑल्सो सी इट विद योर सेल्फ. मतलब meet with people with whom you used to work or with whom you used to engage with before your preparation and after your preparation, and you will see the difference. So any questions you have for Akash now?
Akash, mistakes, anything? I want to ask you this. वैसे तो everything worked out. This is your first real attempt, and I think इससे क्या perfectly और क्या करोगे आप? But still, if you have to think about something where you think maybe some course correction or something which you realized at one point of time कि ये कुछ गलत हो रहा है या गलत direction में जा रहा है. मैम कई बार ही होता है दैट स्पेशली ड्यूरिंग माई मेंस प्रिपरेशन तो मैं बहुत ज़्यादा डीप में चला जाता था किसी टॉपिक के एंड बाद में रियलाइज़ होता था कि ये इतना इंपॉर्टेंट था ही नहीं, तो इतना ज़्यादा टाइम मैंने स्पेंड नहीं करना चाहिए था इस चीज़ पे. तो सिलेक्टिव स्टडी आपको करनी पड़ेगी, फोकस स्टडी करनी पड़ेगी, वरना तो सिलेबस इतना वास्ट है एंड देयर इज़ एन ओशन ऑफ इन्फॉर्मेशन. आप उसे कंज्यूम भी नहीं कर पाएंगे एंड इट विल हार्म यू इन द लॉन्ग रन. तो वहाँ पे इफ़ आई वॉज एबल टू मतलब थोड़ा सा टाइम मैं अपना अच्छा सा मैनेज कर लेता तो दैट वुड हैव बीन बेटर, बट एवरीथिंग वर्कड आउट इन द एंड. Beautifully, it is worked out. And Akash, it's really wonderful to hear everything which you've told us. You have a lot of clarity. I think this is also what UPSC preparation does, that when you start studying like that, you start thinking like that, it reflects in all aspects. Even when you're talking about sleeping or eating or anything, or maybe your Formula 1 cars also, it will show that yes, now there's something special which has happened. Yes, ma'am. Anything you want to say to everybody who's going to follow you to these seats? Any last words of whatever, insight, motivation, encouragement? Wisdom, yes. Now you're a wise man. I don't have that much wisdom, I would say. बट मैं बस यही कहूँगा कि बी कंसिस्टेंट और अपने साथ ऑनेस्ट ज़रूर रहिए अपनी प्रिपरेशन के साथ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको लगता है कि दैट आई यूटिलाइज्ड माई डे वेल, अगर आपको सोने से पहले ये लगता है कि हाँ आज कुछ अच्छा किया है, कि आज आई एम अ वन स्टेप क्लोजर, वो डिपेंड नहीं करता कि आपने कितना ही कराओ, बट वो एक सेटिस्फैक्शन अगर आपकी रहेगी इफ़ यू आर ऑनेस्ट विद योर सेल्फ कि आज कुछ तो मैंने किया है, कि आई वॉज बेटर टुडे, आज किया है कल भी करेंगे, तो वो आपका एक धीरे धीरे जो कॉन्फिडेंस बनेगा दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू. तो बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ एंड बी कंसिस्टेंट, दो चीज़ करेंगे एंड इट विल बी अ ब्रीज, आई कैन से दैट. Thank you, Akash, so much for this detailed discussion that we had. And once again, a round of applause for Akash. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you very much.